सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच लक्ष्य नीट के अंदर। अगर आप सभी लोगों को मेरी आवाज ठीक तरीके से सुनाई दे रही है, अगर मैं आप सभी लोगों को ठीक तरीके से दिखाई दे रहा हूं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन अप। एंड हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। लास्ट क्लास हमारी काफी छोटी थी सिंस इट वाज एन एक्स्ट्रा क्लास, जहां पर हम लोगों ने सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा और बकायदा उसके काफी सारे न्यूमेरिकल्स को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। आज हमारा जो पर्पस है, जो सोल पर्पस है, दैट इज टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन की रेप्लिकेशन आखिर होता क्या है, किस तरीके से और कौन कौन से एंजाइम्स इसमें काम करते हैं, और डीएनए रेप्लिकेशन जो है कब स्टार्ट होगा, कब खत्म हो गया, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ हाईली कंसेप्चुअल एंड हाईली फ्रूटफुल टॉपिक जो आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प कर रहा होगा टू गेन गुड मार्क्स। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप हर चीज को बेहतर तरीके से पढ़ें, बेहतर तरीके से समझें, जो डाउट है वो क्लैरिफाई कर लें। और जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, 2 घंटे का मूड आपको बना के आना था इस लेक्चर में, क्योंकि थोड़ा बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि लिमिटेड टाइम में इस लेक्चर को कंसोलिडेट कर दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत 10-15 मिनट ऊपर नीचे होता है तो उस चीज को आपको बियर करना होगा, बिकॉज ये टॉपिक एक शॉट में ही पढ़ाया जाना चाहिए और एक शॉट में ही अगर खत्म होगा तभी आपको समझ में भी आएंगी सारी की सारी बातें। करेक्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तुनिक तुनिक हो चुका है। लाल कलर के दिल आप लोगों ने चैट सेक्शन में भेज दिए हैं, बहुत बेहतरीन बात है। फटाफट से हम लोग छोटी मोटी चीजें रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो कल हमने बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ा था और बार बार पढ़ा था। रेप्लिकेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने 3 बार क्लास में ही पढ़ लिए थे, फिर क्वेश्चंस अलग लगाए थे, एक्टिव रिकॉल अलग किया था, यानी कई बार हम चीजों को देख चुके हैं। लेकिन फिर भी आज के लेक्चर के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। भाई सबसे पहले तो हमने यही बात करी थी कि ये डीएनए है, तो ये डीएनए जो है इसके 2 स्ट्रैंड्स होंगे, एक होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस दिशा में, एक होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस दिशा में। ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स को हमको क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेट करना पड़ेगा। यानी दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे, टेम्पलेट की तरह बिहेव करेंगे। ये जो नीला वाला स्ट्रैंड है ये यहां चला गया, ये जो नीला वाला स्ट्रैंड है ये हमने यहां बना दिया। इस नीले स्ट्रैंड को देख के दूसरा पीला स्ट्रैंड बनेगा, ए के सामने टी आ जाएगा, टी के सामने ए आ जाएगा, जी के सामने सी, सी के सामने जी, एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली यहां पर आपका टी के सामने ए आ जाएगा, ए के सामने टी आ जाएगा, सी के सामने जी आ जाएगा, जी के सामने सी आ जाएगा। यहां पर भी एक पूरा का पूरा नया स्ट्रैंड बन गया, एक पूरा का पूरा नया स्ट्रैंड बन गया। एक चीज मैंने आपको बहुत शुरुआती लेक्चर में ही समझाई थी कि डीएनए और आरएनए या दुनिया का कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड या दुनिया का कोई भी न्यूक्लिक एसिड जब बनता है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। यानी ये स्ट्रैंड अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो नया स्ट्रैंड यहां से बनना शुरू होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जैसा ऊपर एरो लगा है। सिमिलरली यहां पर ये स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड यहां पर जो नया स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस दिशा में बन रहा होगा जहां पर एरो लगा है। अब सीधी सी बात है कि ये जो ए है और टी है इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, टी और ए के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सीजी के बीच में 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी जितना लंबा डीएनए है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं जिन्होंने इस दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को जोड़ रखा है। जब आप डीएनए को रेप्लिकेट कराते हो तो आपको डीएनए को खोलना पड़ता है, अनजिप करना पड़ता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे, आपको बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या होगा मेरे भाई, इट इज एन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये काफी महंगा प्रोसेस है। इसमें अच्छी खासी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी एक सेल डिवाइड करेगा तो उसके अंदर का जितना भी डीएनए है वो पूरा डीएनए रेप्लिकेट करेगा। क्योंकि सेल डिवीजन में क्या होता है, लेट्स से मैं एक सेल हूं, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मैं 2 डॉटर सेल्स बना रहा हूं ना। जितना डीएनए मेरे अंदर है उतना ही सरवाइव करने के लिए इन दोनों के दोनों डॉटर सेल्स को भी चाहिए। तो पहले मैं अपने अंदर जो डीएनए है इसकी 2 कॉपीज बना लूंगा, इसको पूरे तरीके से रेप्लिकेट कर लूंगा। एक कॉपी भेज दूंगा एक डॉटर सेल में, दूसरी कॉपी भेज दूंगा दूसरे डॉटर सेल में। यानी डीएनए कंप्लीटली ही रेप्लिकेट करता है। ऐसा नहीं है कि आपने डीएनए का एक छोटा सा पार्ट रेप्लिकेट कर लिया बाकी नहीं किया।
डीएनए कंप्लीटली रेप्लिकेट करेगा, यानी लाखों करोड़ों हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको यहां पर तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल में कितने बेस पेयर हैं? 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। इतने सारे बेस पेयर्स हैं, तो उनके बीच में मिनिमम आप मान के चलो भाई, जितने बेस पेयर हैं कम से कम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड तो होंगे ही होंगे। आपको कितने 12 बिलियन बॉन्ड्स तोड़ने पड़ रहे हैं कम से कम। तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आपको धीरे 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 इस डीएनए को खोलते रहना है, दोनों के दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते रहना है, जिससे वो अपनी कॉपी कर सकें। राइट? यानी जाहिर सी बात है कि ये एनर्जेटिकली काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। फिर मैंने आपको समझाया था मेरे दोस्त कि ये जो है ये है स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइन्यूक्लियोटाइड। भाई ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें है आपका नाइट्रोजनस बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट। एंड यहां पर भी है एक न्यूक्लियोटाइड जिसमें है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। ये भी एक न्यूक्लियोटाइड, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड, दोनों को हमें जोड़ना है। राइट? तो दोनों को जोड़ना है, तो यहां का जो आपका 3' OH है ये इस फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा। इसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला डाइएस्टर। राइट? यहां पर आपका एक ही न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो फॉस्फेट बॉन्ड है इट इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन जब दो न्यूक्लियोटाइड को हम कनेक्ट करते हैं तो डाइएस्टर बॉन्ड, ये बॉन्ड एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो कि आपके दो के दो न्यूक्लियोटाइड को साथ में जोड़ने का काम कर रहा है। तो इट इज डाई न्यूक्लियोटाइड। ये एक साइड भी बॉन्ड बना रहा है, दूसरी साइड भी बॉन्ड बना रहा है, तो डाई हो गया ना। ये वाला अगर आप देखो तो सिर्फ इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट है ये वाला बॉन्ड, इट इज फॉस्फोएस्टर। ये वाला सिर्फ इसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट है, इट इज फॉस्फोएस्टर। लेकिन ये वाला आपके दो न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन कर रहा है, तो इट इज फॉस्फोडाइएस्टर। करेक्ट? ये डाइएस्टर बॉन्ड बनेगा किस दिशा में? 3' OH और 5' फॉस्फेट के बीच। तो आपका बॉन्ड किस दिशा में बनता है? आपका 3' to 5' दिशा में। और पहला जो न्यूक्लियोटाइड है इसका हमेशा फॉस्फेट फ्री, और आखिरी जो न्यूक्लियोटाइड है इसका हमेशा OH फ्री। तो आपकी ओवरऑल चेन किस दिशा में ग्रो कर रही है? 5' to 3'। लेकिन बॉन्ड किस दिशा में बन रहा है? 3' to 5'। फटाफट यहां पर देखो, यह हमारा बहुत ही फेमस डायग्राम है भैया। आदमी आपने एक के बाद एक लेटा रखे हैं। यहां पर एक का सर है तो यहां पर पैर होंगे, यहां पर दूसरे का सर, दूसरे का पैर। सो इट इज 5' जो यहां पर फ्री है, लास्ट वाले के पैर फ्री होंगे, तो इट इज 3'। सिमिलरली बॉन्ड जो इनके बीच में बन रहा है ये क्या है मेरे दोस्त? यहां पर अगर आप देखोगे तो इसके पैर हैं 3', इसका सर है, इसके बीच बॉन्ड बन रहा है 3' 5', 3' 5', 3' 5', 3' 5'। तो चेन ग्रोथ जो हो रही है ये 5' to 3' हो रही है। यानी हम कभी भी कहेंगे कि डीएनए बन रहा है, आरएनए बन रहा है, वी विल ऑलवेज टेल कि हाँ भाई 5' to 3' डायरेक्शन में बन रहा है। लेकिन बॉन्ड जब बनने की हम बात करेंगे, बॉन्ड हमेशा इनके बीच में जो बनेगा ये 3' 5' बनेगा, 3' 5' बनेगा, 3' 5' बनेगा। सिंपल सी बात है। यहां तक कितने लोगों को क्लैरिटी है? फटाफट बता दीजिए। यहां तक कितने लोगों को क्लैरिटी है? एक सेकंड, कोई मैसेज आ गया है भाई। हाँ ठीक है। यहां तक कितने लोगों को क्लैरिटी है? फटाफट बताइए। क्या ये बातें सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता है? इफ यस फटाफट बता दीजिए, क्योंकि ये बातें ना जाने हम कितनी ही बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। बहुत बार हम ये बातें डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन झेली नहीं जाएगी। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है और डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म देखना है। डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म देखना है। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? आराम से सुनने की कोशिश करो। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी बनाना। तो जब मैं डीएनए की कॉपी बना दूं, यानी डीएनए को डबल कर दूं, दैट विल बी डीएनए रेप्लिकेशन। यानी डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच it is the process by which DNA makes its own replica. DNA makes its own replica और कॉपी। यानी डीएनए के खुद को कॉपी करने के मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अब इस डीएनए रेप्लिकेशन में मेन एंजाइम क्या लगेगा? यह हमारा पहला सवाल है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द मेन एंजाइम विच इज यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन?
भाई डीएनए से डीएनए बन रहा है। मैंने आपको कहा था कि एक टेम्पलेट को देख करके आप नया स्ट्रैंड बनाते हो। यहां पर देखिए, ये एक टेम्पलेट है नीले कलर का, इस टेम्पलेट को देख देख के पीले कलर का स्ट्रैंड बन रहा है। टेम्पलेट पे लिखा है कि यहां ए है तो हमें पता लग जाएगा इसके सामने टी आता है। यहां टेम्पलेट पे लिखा हुआ है कि टी है तो हमें पता है इसके सामने ए आता है। टेम्पलेट पे लिखा है जी है, इसके सामने सी आएगा। यहां लिखा है सी है तो इसके सामने जी आएगा। यानी टेम्पलेट को देख देख कर हमने क्या कर दी, उसकी कॉपी बना दी। राइट, उसकी कॉपी बना दी मेरे भाई। तो यहां पर क्या होगा, डीएनए को देख देख कर मैं डीएनए ही बना रहा हूं, डीएनए पे ही मैं डिपेंडेंट हूं और डीएनए ही मैं बना रहा हूं। तो मेरे एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ऐसा एंजाइम जो डीएनए को देख देख कर डीएनए पे डिपेंड हो होकर डीएनए का ही दूसरा स्ट्रैंड बनवा दे। ए है तो इसके सामने टी लगा दे, टी है तो इसके सामने ए लगा दे, सी के सामने जी लगा दे, जी के सामने सी लगा दे। डीएनए को देख देख कर डीएनए बनाने वाला एंजाइम क्या हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। मेन एंजाइम क्या हो जाएगा भैया, डीएनए डिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंट भी ये डीएनए पर है, यानी टेम्पलेट आपका डीएनए है और डीएनए ही आपका बन रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या इसको प्यार से क्या कहा जाता है, इसको प्यार से सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है। यानी ये डीएनए बनाएगा, है ना, इसको डीएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमारा मेन एंजाइम हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम हो जाता है, जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है। अब ये जो मेन एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, या यहां पर आप लिख दीजिए सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसकी होगी, बहुत जरूरी प्रॉपर्टी जो इसकी होगी, वो क्या होगी भाई, वो होगी इसकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी। और दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी मेरे भाई, इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी इसकी स्पीड। जब हम मेसेल्सन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि एक इकोलाई कितने टाइम में डिवाइड कर लेता है, एक इकोलाई कितने टाइम में डिवाइड कर लेता है। सर आपने 20 मिनट लिखवाया था, उसके बाद 40 मिनट, उसके बाद 60 मिनट, यानी एक इकोलाई से दो इकोलाई बनने में लगभग 20 मिनट का टाइम लगता है। यानी अगर मैं कहूं कि सेल डिवीजन कितने टाइम में होता है इकोलाई का, तो आप कहेंगे सर 20 मिनट में होता है। अब अगर इकोलाई 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है तो डीएनए रेप्लिकेशन थोड़ा कम टाइम में हो रहा होगा। पूरा का पूरा सेल ही 2 सेल्स में टूट जा रहा है 20 मिनट के अंदर, तो डीएनए रेप्लिकेशन तो सिर्फ सेल डिवीजन का एक पार्ट है, वो तो और कम में हो रहा होगा ना। तो अराउंड 18 मिनट में ऐसा माना जाता है कि आपका इकोलाई क्या कर लेता है, अपने सारे डीएनए को उसके शरीर में, उसके सेल में जितना डीएनए है उसको क्या कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है। तो यहां पर स्पीड आप निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इकोलाई में बताइए कितने आपके बेस पेयर्स होते हैं, कितने बेस पेयर होते हैं इकोलाई में, 4.6 इंटू 10⁻⁶ आपके बेस पेयर हो जाते हैं, हो जाते हैं सर। और इनको रेप्लिकेट करने में कितना टाइम लगता है आपका, 18 मिनट्स के आसपास का टाइम लगता है, 18 मिनट्स का टाइम लगता है सर। यहां पर 4.6 इंटू 10⁻⁶ को अगर आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, 4.6 इंटू 10⁻⁶, भैया आपका क्या लगा दो, 6 जीरो लगा दो यहां पर, करेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका अ मिलियन। नीचे 18 मिनट, 18 मिनट है तो 18 मिनट को आप सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 60 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरे को काट पीट कर अगर आप ले करके आओगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी। और ये स्पीड देखो कितनी खतरनाक है, 1 सेकंड में, यानी जब तक आप पलक झपका कर खोलेंगे, जितना टाइम मैंने अभी लिया है इतने टाइम में तो इकोलाई के डीएनए के 2000 बेस पेयर्स जुड़ चुके होंगे। इतना फास्ट सिस्टम आपका बना रखा है किसने, डीएनए पॉलीमरेज ने। इतनी तेज आपकी पॉलीमराइजेशन होती है, इतनी तेज पॉलीमराइजेशन होती है। और जाहिर सी बात है जब इतनी तेज पॉलीमराइजेशन हो रही होगी तो एरर का रेट भी बढ़ेगा। जब आप कोई काम बहुत आराम से करते हैं, बहुत इत्मीनान से करते हैं, तो उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज यू आर मोर फोकस्ड। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिनमें आप बहुत वक्त लगा भी नहीं सकते, आपको करना भी तेज है, तो उसमें गलती के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन यहां पर गलती अगर हुई तो जानलेवा गलती हो सकती है। अगर आपने डीएनए रेप्लिकेशन बहुत जल्दबाजी में कर लिया और गलती कोई अटैच्ड रह गई, कोई गलती सेल में पड़ी रह गई,
उस वजह से म्यूटेशंस हो सकती हैं एंड दोज म्यूटेशंस कैन बी लीथल म्यूटेशंस, आपकी जान भी जा सकती है। तो हमें एक्यूरेसी की भी जरूरत है, हमको साथ साथ करेक्शन की भी जरूरत है, राइट? हमको साथ साथ करेक्शन की भी जरूरत है, तो एक्यूरेसी भी यहां पर चाहिए, है ना? एनी मिस्टेक ड्यूरिंग DNA replication, any mistake during DNA replication, if not corrected, अगर करेक्ट ना करी जाए, if not corrected, can lead to mutation, कैन लीड टू म्यूटेशन। उससे आपके क्या हो जाते हैं? म्यूटेशन हो जाते हैं, आपके डीएनए में ओवरऑल चेंज आ जाएगा और ये चेंज आपका लीथल भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है, इसीलिए इस म्यूटेशन से हमको बचना चाहिए, राइट? देयरफॉर एक्यूरेसी इज नीडेड, देयरफॉर एक्यूरेसी इज नीडेड, करेक्ट? एक्यूरेसी इज नीडेड। ये जो आपकी स्पीड है, ये स्पीड तो हमको बरकरार रखनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे भाई मेरे दोस्त, हमको एक्यूरेसी भी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से हमको अपनी स्पीड के साथ साथ अपनी एफिकेसी को भी मेंटेन रखना है, कोई गलत न्यूक्लियोटाइड हमारे यहां पर इनकॉर्पोरेट ना हो जाए। जैसे समझ के देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स से आपका एक डीएनए का स्ट्रैंड है, एक डीएनए का स्ट्रैंड है, यहां पर मैं कह देता हूं कि यह है आपका 5 प्राइम एंड, यह है आपका 3 प्राइम एंड। बताइए भैया नया डीएनए का स्ट्रैंड कैसे बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस दिशा में बनेगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस दिशा में है, तो उल्टा बनेगा ना। यहां पर लिखा हुआ है लेट्स से ए, यहां टी, यहां जी, यहां सी, यहां ए टी, ए सी ए टी, ये लेट्स से आपका लिखा हुआ है। अब मैं कहता हूं भैया यहां पर क्या आ गया? अब मैं कहता हूं यहां पर क्या आ गया? आपका दूसरा स्ट्रैंड बनना शुरू हो गया है। यहां पर आपका दूसरा स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो गया है, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस दिशा में बनता जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? टी के सामने ए आएगा, आ गया सर। ए के सामने टी आएगा, आ गया सर। सी के सामने जी आएगा, आ गया सर। ए के सामने टी आएगा, आ गया सर। टी के सामने ए आएगा, आ गया सर। ए के सामने टी आना चाहिए, यहां पर क्या आ गया? यहां पर आ गया आपका सी आ गया, सी आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, सी की जगह जी आना चाहिए, आ गया। जी के सामने सी, टी के सामने ए के सामने टी, करेक्ट है। सारी बातें सही हैं, सारा बढ़िया एकदम कॉपी हुआ है यहां पर डीएनए, लेकिन यहां पर क्या हो गया? इस एक पॉइंट पे दिक्कत हो गई। इस एक पॉइंट पर आपका क्या आ गया? म्यूटेशन आ गया। इस एक पॉइंट पे आपका म्यूटेशन आ गया। ये जो म्यूटेशन है एज इट इज तो हम इसे पड़ा नहीं रहने देना चाहते, हम क्या करेंगे? इसको करेक्ट कर लेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या है? प्रूफ रीडिंग एंजाइम। प्रूफ रीडिंग एंजाइम मतलब, यानी कि मैंने एक काम किया, मैं पीछे से किसी और को कह रहा हूं कि यार इसकी क्वालिटी चेकिंग प्लीज आप कर लेना। जैसे कि हम जब स्कूल में होमवर्क करते हैं तो हम हमेशा हमारा होमवर्क टीचर से चेक कराते हैं। तो टीचर क्या कर रहा है? एक तरीके से हमारे काम में कमियां निकाल रहा है, अगर हैं तो, और हमें फीडबैक्स दे रहा है कि भाई ये आपकी गलती है, इसको आप सही कर सकते हो। तभी तो हमारे मार्क्स इंप्रूव होते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि टेस्ट देने चाहिए, तभी तो हम कहते हैं कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अपनी गलतियां पहले से पता लग जाती हैं, आपको पता लग गया कि ये गलती है, इसको मैं सुधार सकता हूं, और अगर आपने सुधार लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। वरना ये म्यूटेशन आगे चल के हो सकता है आपकी बॉडी में कोई बहुत ही गलत काम कराए, राइट? तो यहां पर जैसे जैसे डीएनए बनता जा रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, एक एंजाइम पीछे पीछे आ जाता है जो कि प्रूफ रीडिंग करता है, देखता हुआ चला जाता है कि क्या सब कुछ सही बना है या नहीं। टी के सामने ए आना चाहिए, प्रूफ रीडिंग एंजाइम बोला सही बना है। ए के सामने टी सही बना है, सी के सामने जी सही बना है, ए के सामने टी सही बना है, टी के सामने ए सही बना है, ए के सामने सी। उसने देख लिया कि ए के सामने तो टेक्निकली टी होना चाहिए, यहां पर सी क्या कर रहा है? उसने फटाफट से एक्साइज कर लिया, इस सी को एक्साइज कर लिया मतलब खदेड़ दिया, निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, और इसकी जगह पर सही न्यूक्लियोटाइड यानी टी ला करके प्लेस कर दिया। तो ये जो आपका सी है, इट इज रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड, इट इज रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड, रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड, देयरफॉर एक्साइज्ड। एक्साइज्ड मतलब निकाल लिया, एक्सट्रैक्टेड, निकाल लिया यहां से। गलत न्यूक्लियोटाइड थोड़ी लगा रहने देंगे, एक्सट्रैक्ट कर लिया। और मेरे दोस्त ए के सामने क्या आना चाहिए था? टी आना चाहिए था। तो यहां पर एक प्यारा सा टी जो है मैं क्या करा दूंगा? एंटर करा दूंगा, है ना? टी मैं यहां पर लाके छोड़ दूंगा।
दिस इज द प्रूफ रीडिंग एंजाइम्स एक्टिविटी। ऐसे आपका कौन करता है? प्रूफ रीडिंग एंजाइम करता है। क्या होता है प्रूफ रीडिंग एंजाइम? अगली स्लाइड में आपको पता लग जाएगा। अभी बस ये समझना है कि एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को पकड़ने के लिए हमारे पास कुछ अलग से एंजाइम है। वो हमें बता देते हैं कि यार यहां गलती हो गई है, आपको इस पे काम करना चाहिए, अदरवाइज आपकी बॉडी में इल इफेक्ट्स हो सकते हैं, और हम काम कर लेते हैं। तो हमारा डीएनए भी अच्छे तरीके से यहां पर बन चुका है, करेक्ट डीएनए भी बन गया, फास्ट डीएनए भी बन गया। यही तो हमको चाहिए था। प्रोसेस तेज भी हो और प्रोसेस एक्यूरेट भी हो, दोनों चीजें मिल गई, मजा आ गया। राइट? दोनों चीजें मिल गई, मजा आ गया। सर इट शुड बी नाइट्रोजनस बेस। नहीं भाई, इट शुडंट बी नाइट्रोजनस बेस। अगर सिर्फ नाइट्रोजनस बेस होगा तो क्या यहां पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना पाएगा? हम सिर्फ लिखते हैं यहां पर टी, एक्चुअल में इसके साथ शुगर भी जुड़ी हुई है, फॉस्फेट भी जुड़ा हुआ है। इसके पास अगर फॉस्फेट नहीं होगा तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनाएगा दोनों साइड? तो हम लिखते सिर्फ टी हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड है। लिखते सिर्फ टी। हमने क्या बोला? न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहां पर जो ए है इसके साथ शुगर है, इसके साथ फॉस्फेट है, उस फॉस्फेट के साथ ये जो अगला टी है ना, इसने बॉन्डिंग बना रखी है, एंड सो ऑन, धीरे 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 करके। तो अल्टीमेटली ये सब आपको न्यूक्लियोटाइड्स दिखा रखे हैं। नाम सिर्फ आपका किसका आ रहा है? नाम सिर्फ आपका किसका आ रहा है? नाइट्रोजनस बेस का। मैंने आपको क्या सिखाया था? अच्छा समझने की कोशिश करो, आपको थोड़ा सा सीखना सिखाता हूं। पहले ये सीखा जाए कि सीखें कैसे, समझें कैसे चीजों को। क्या यहां पर डीएनए में मैंने डंडी बना रखी है, पिंक कलर की बना रखी है सर। नीचे मैंने डंडी बना रखी है, ब्लू कलर की बना रखी है सर। ये डंडी क्या है सर? ये हमारे डीएनए का बैकबोन है। बैकबोन किससे बनता है सर? शुगर फॉस्फेट से बनता है। तो क्या ये न्यूक्लियोटाइड नहीं हुआ? क्या शुगर फॉस्फेट नहीं है यहां पर? सर है। यहां सिर्फ एटीजी और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं भाई, एक्चुअल में तो ये पूरी की पूरी डंडी आपको दिखाई दे रही है ना, शुगर फॉस्फेट है तो सरी। यहां पर ये ए है, यहां पर ये टी है, इसके अलावा ये जो बीच का पार्ट है स्काई ब्लू कलर का, ये तो शुगर फॉस्फेट ही है। राइट? तो ये आपने यहां पर देखा। सर टी कहां से आया? सर सी कहां से आया? ए कहां से आया? समझ लीजिए यहां पर टी लगा हुआ है, इसके लिए मुझे ए चाहिए इसके सामने। तो ये ए कहां से आया? ये सारे के सारे जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस और उनसे रेलेवेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। यानी हमारा जो न्यूक्लियस है जहां डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, उसके न्यूक्लियोप्लाज्म में ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए हैं, हजारों न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं हमको एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। समझ लीजिए मैंने पालक खाया, अब पालक के सेल में क्या नाइट्रोजनस बेसिस नहीं होंगे? सर है। क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा? सर है। क्या पिगमेंट्स नहीं होंगे? है। जो भी मैं खा रहा हूं वो मेरी बॉडी में आ रहा है। अब मुझे जिस जिस चीज की जरूरत है मैं उसको रेलेवेंट प्लेसेस पे भेज दूंगा। मुझे अगर यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत है मैं इनको न्यूक्लियोप्लाज्म में भेज दूंगा। न्यूक्लियस में सारी चीजें पड़ी हुई हैं। मुझे डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड मिला, मुझे पता लगा कि मुझे टी के सामने ए की जरूरत है, फटाफट आपका क्या आ जाएगा? एडेनिन आ जाएगा शुगर और फॉस्फेट से बाइंड करके। मुझे पता लगा ए है, इसके सामने टी चाहिए, फटाफट टी आ जाएगा आपका शुगर फॉस्फेट से बाइंड करके। सी है, इसके आगे मुझे जी चाहिए, फटाफट जी जो है आ जाएगा शुगर फॉस्फेट से बाइंड करके। एंड एक एक करके मैं सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर ऐड करता रहूंगा, मेरा पूरा का पूरा स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा। राइट? ये मुझे यहां तक आपको समझाना था, जो कि आई गेस हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकॉन जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन इसको छू के छोड़ दिया है, ऐसे टिक करके धप्पा मार के चले गए हैं। लेकिन रेप्लिकॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जूलॉजी में इस साल आप जो पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, उसको समझने के लिए रेप्लिकॉन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। रेप्लिकॉन क्या है? अगर आप देखें रेप्लिकॉन क्या है, एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं अ यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। एक बहुत बड़े डीएनए का जितना पार्ट एक बार में रेप्लिकेट हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? हम रेप्लिकॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए में बना रहा हूं, आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए में बना रहा हूं। भैया बताइए प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा होता है? हम लोगों ने बैक्टीरिया में और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए बना के देखा हुआ है, कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। ये हमारा अगर एक स्ट्रैंड है,
है ना। तो इसके साथ क्या मैं दूसरा स्टैंड बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं सर, क्यों नहीं बना सकते। इसके साथ क्या मैं दूसरा स्टैंड बना सकता हूं? इस प्रकार से बना सकता हूं, करेक्ट। और ये मेरा, मैं लेट्स से ग्रीन कलर का बना रहा हूं या पिंक कलर का बना रहा हूं, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है, जिसको मैं प्यार से कहता हूं डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, करेक्ट है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, क्या इसमें रेप्लिकेशन किसी भी रैंडम पॉइंट से शुरू हो जाएगी? क्या किसी भी टाइम पे मैं रेप्लिकेशन शुरू कर सकता हूं? किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकता हूं, यहां से शुरू कर सकता हूं, यहां से शुरू कर सकता हूं, यहां से शुरू कर सकता हूं? नहीं भाई, आपके घर में एक दरवाजा बना हुआ है, कोई भी आपके घर में आता है, या आप अपने घर में आते हो, या आप अपने घर से निकलते हो, दरवाजे से ही निकलते हो ना। जेसीबी लेकर घर के अंदर तो नहीं बैठे कि फटाफट से दीवार तोड़ेंगे, कहीं से भी निकल जाऊंगा। हर चीज का एक रास्ता है, और उस रास्ते को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक रास्ता बना हुआ है, जहां से चीजें शुरू होंगी। इसको हम क्या कहते हैं? ओरी कहते हैं, ओरी कहते हैं, है ना। ये जो फोटो लेने के लिए फेमस हो रखा है वो ओरी भाई नहीं है, ये दूसरा ओरी है। इस ओरी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस ओरी इज एक्चुअली एन एब्रीवेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ओरी वर्ड आया है, या इसको ओराई भी कह सकते हैं। तो यहां पर ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन विल स्टार्ट। तो आप कह सकते हैं रेप्लिकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। रेप्लिकेशन यहां से शुरू होगा। यानी यहां से आप एक और पॉइंट निकाल सकते हैं कि रेप्लिकेशन डू नॉट स्टार्ट एट अ रैंडम प्लेस। ऐसा नहीं कि कहीं से भी शुरू हो गया। रेप्लिकेशन डू नॉट स्टार्ट एट अ रैंडम प्लेस, डू नॉट स्टार्ट एट अ रैंडम प्लेस। किसी भी ओंगी पोंगी जगह से आपका डीएनए रेप्लिकेशन शुरू नहीं होगा। यहां से शुरू नहीं होगा, यहां से शुरू नहीं होगा, यहां से शुरू नहीं होगा, यहां से शुरू नहीं होगा। ओआरआई से आपका क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा। ये डीएनए इस प्रकार से यहां रेप्लिकेशन शुरू कर देगा, ठीक है। प्लस यहां पर आपका ओराई के जस्ट सामने क्या होगा? आपके एंड सीक्वेंस होंगे। यहां पर आपको पता लग जाएगा कि भैया खेल खत्म करना है। यहां से डीएनए रेप्लिकेट होकर के इस पॉइंट तक आएगा, यहां से डीएनए रेप्लिकेट होकर के इस पॉइंट तक आएगा, है ना। यानी डीएनए यहां से रेप्लिकेट करना शुरू कर रहा है और दोनों का यहां पे मिलन हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर गया है। ये एक रिले रेस की तरह है। रिले रेस में आपको पता है ना भैया, यहां से यहां एक प्लेयर लेकर के भागता है रिले, फिर यहां से यहां दूसरा प्लेयर लेके भागता है, फिर यहां से यहां तीसरा प्लेयर लेके भागता है, एंड सो ऑन। आपका सर्कल कंप्लीट हो जाता है फिर, है ना। 4 अलग अलग रेसर्स 1/4 रेस को कंप्लीट करते हैं। सिमिलरली यहां से आपका डीएनए रेप्लिकेशन यहां तक हुआ, बीच वाले पॉइंट तक, यहां से भी यहां तक हुआ, यहां पे आके मिल गए, इसे एंड सीक्वेंस कहते हैं। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज अ प्लेस जहां पर आपका डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा और दोनों साइड में शुरू होता है। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है मेरे भाई, ये तो बहुत छोटा है। प्रोकैरियोटिक डीएनए तो बहुत ही छोटा है। सर हम कैसे मान लें? आपने कह दिया, हमने सुन लिया, प्रोकैरियोटिक डीएनए छोटा है, कुछ प्रूफ तो दो भाई। अगर आप ई कोलाई की बात करते हैं तो ई कोलाई में कितने बेस पेयर्स हैं? 4.6 इंटू 10⁻⁶। बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ 10⁻⁶ को पकड़ लो। और हमारे अंदर एक डिप्लॉयड सेल के अंदर कितने बेस पेयर हैं? सर 6.6 इंटू 10⁻⁹। बाकी भूल जाओ, सिर्फ 10⁻⁹ को पकड़ लो। अगर मैं बैक्टीरिया के एक सेल के डीएनए को लूं और अपने किसी भी डिप्लॉयड सेल के डीएनए को लूं, तो मेरा डीएनए 1000 गुना ज्यादा बड़ा है भाई। 10⁻⁹ बेस पेयर है मेरे पास, 10⁻⁶ बेस पेयर है बैक्टीरिया के पास। 3 जीरो सीधे सीधे ज्यादा है, यानी कि 1000 गुना ज्यादा बड़ा डीएनए मैं अपने सेल के अंदर लेके बैठा हुआ हूं। तो मुझे अपने डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए 1000 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहां पर अगर आप देखें तो प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है, पहला इट इज सर्कुलर, दूसरा इट इज स्मॉलर। तो यहां पर यह छोटा इतना है, स्मॉलर है, कि इसमें एक ही ओआरआई से काम चल जाता है। तो हम यहां पर क्या कहते हैं? सिंगल ओआरआई इज नीडेड, सिंगल ओआरआई इज नीडेड।
यहां से शुरू होगा रेप्लिकेशन, इस पॉइंट पे आके खत्म, टुनिक टुनिक हो जाएगा, यहां पर तारा रारा हो जाएगी इसकी, सिंगल ORI। तो यहां पर प्रोकैरियोट में हम क्या कहते हैं रेप्लिकेशन को? मोनोरेप्लिकॉनिक रेप्लिकेशन। मोनोरेप्लिकॉनिक रेप्लिकेशन, एक ही बार में डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगी और खत्म हो जाएगी। मोनोरेप्लिकॉनिक यानी सिंगल रेप्लिकॉन यहां पर पाया जाएगा, यानी एक ही पॉइंट पे बस डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगी। सिंगल ORI है, एक जगह से शुरू, दूसरे एंड पे जाकर मिल गए, खेल खत्म। दैट इज मोनोरेप्लिकॉनिक। यहां पर समझने की कोशिश करिए, मेरे पास हेयर बैंड्स हैं, दिस इज सिंगल स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दिस इज सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, राइट? ये इस तरीके से पाए जा रहे हैं, राइट? ये इस तरीके से पाए जा रहे हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये लाल वाला एक स्ट्रैंड, नीला वाला एक स्ट्रैंड, राइट? ये इस तरीके से धीरे 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 खुलते जाएंगे, धीरे 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 खुलते जाएंगे, सेपरेट होते जाएंगे, है ना? यहां से सेपरेट होना शुरू हो गए, धीरे 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 और सेपरेट होते जाएंगे, और सेपरेट होते जाएंगे, और सेपरेट होते जाएंगे, और ये दोनों रिंग्स ऐसे आ जाएंगे। पहले साथ साथ थे, पहले साथ साथ थे। मैंने जैसा बताया कि डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए आपको इसको खोलना होगा, तो ये धीरे धीरे जो दोनों स्ट्रैंड साथ में थे यहां से सेपरेट होना स्टार्ट हुए, ORI से सेपरेट होते 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 ऐसे हो गए। इस स्ट्रैंड पे एक दूसरा स्ट्रैंड बन गया, इस स्ट्रैंड पे एक दूसरा स्ट्रैंड बन गया, ये बन गया एक कॉपी, ये बन गया एक कॉपी, बन गए दो आपके यहां पर कॉपीज ऑफ डीएनए, दो कॉपीज ऑफ डीएनए बन गई, है ना? चमक छल्लों का डांस नहीं कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई कि यहां पर आपके ये दो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स हैं, इसने अपनी कॉपी बना ली, इसने अपनी कॉपी बना ली, इसीलिए तो इसको कह रहे थे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। 50% ये पुराना डीएनए पहुंचा डॉटर सेल में, 50% इसने अपना नया सिंथेसाइज कर लिया, 50% पुराना पहुंचा, 50% इसने नया सिंथेसाइज कर लिया। ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये क्या हो गए? ये आपके कॉपी हो गए। सिंपल सी बात है, ये आपका सर्कुलर डीएनए का रेप्लिकेशन है, राइट? सर्कुलर डीएनए का रेप्लिकेशन है। तो मोनोरेप्लिकॉनिक यहां पर क्या होती है? रेप्लिकेशन होती है। अगर आप क्योंकि छोटा डीएनए है तो एक जगह पे स्टार्ट कर दोगे, खत्म कर दोगे, है ना? आराम से आपका डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा एक प्लेस पे और फटाफट आपका खत्म भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक डीएनए देखें, अगर आप यूकैरियोटिक डीएनए देखें तो यूकैरियोटिक डीएनए क्या है? पहली बात तो बड़ा है, पहली बात तो बड़ा है, और दूसरी बात सर्कुलर नहीं है, लीनियर है, सीधा सीधा है। तो सर्कुलर की जगह आप क्या लिखेंगे? सर्कुलर की जगह लिखेंगे आप लीनियर, सीधा सीधा है ना? स्मॉलर की जगह आप लिखेंगे लार्जर, बड़ा है। लार्जर है तो छोटे छोटे रेप्लिकॉन्स यहां पर बनेंगे, तो इट विल बी मल्टी रेप्लिकॉनिक या पॉली रेप्लिकॉनिक, पॉली रेप्लिकॉनिक, मल्टीपल ORI यहां पर देखने को मिलेंगे। कैसे? आराम से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर देखें, ये आपका कंप्लीट डीएनए है, करेक्ट? ये आपका कंप्लीट डीएनए है, ये मैंने यहां पर आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना दिया। ये है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा स्ट्रैंड आपका अपोजिट है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उल्टी दिशा में। यहां पर इस पॉइंट पर मैंने कहा कि एक ORI है, इस पॉइंट पर मैंने कहा एक ORI है, इस पॉइंट पे मैंने कहा एक ORI है, इस पॉइंट पे मैंने कहा एक ORI है। बड़ा डीएनए है ना भाई? इस पॉइंट पे मैंने कहा ORI है। मैं क्या कह रहा हूं यहां पर? आराम से समझिए। मैंने इस वाले ORI को कहा, मैंने इस वाले ORI को कहा कि भाई तू यहां से रेप्लिकेशन शुरू कर, ओरिजिनल ऑफ रेप्लिकेशन ORI का नाम है, यहां तक कर ले, यहां तक कर ले, ठीक है? इस वाले ORI को मैंने कहा मेरे भाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तू यहां से ओरिजिनेट कर, यहां तक कर ले, यहां तक कर ले। सही बात है सर। इस वाले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को मैंने कहा भाई तू यहां तक रेप्लिकेशन कर ले, यहां तक रेप्लिकेशन कर ले, ये बोला ठीक है सर। इस वाले को मैंने कहा भाई तू यहां तक रेप्लिकेशन कर ले, यहां तक रेप्लिकेशन कर ले, इसने भी कहा ठीक है सर। मुझे एग्जैक्टली यहां पर बताइए कि रेप्लिकॉन्स कितने हैं, फटाफट बताइए, ट्राई करिए, नहीं भी आएगा तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। एसी खत्म हो चुका है भाई, लाइट चली गई है और हम हो चुके हैं लहूलुहान।
मुझे एक बार फटाफट बताइए यहां पर रेप्लिकॉन्स कितने हो सकते हैं? अभी तक आपने रेप्लिकॉन की जो डेफिनेशन सीखी है उस हिसाब से आपको क्या लगता है कितने रेप्लिकॉन्स होंगे? एनिमेशन लेकर आए हैं, समझा देंगे, डोंट वरी, है ना? डोंट वरी भाई, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। चार होंगे, चार होंगे। अब देखो भाई यहां पर रेप्लिकॉन्स आपने कैसे कैलकुलेट किया, आराम से समझिए भाई। एक बार एक ओराई को मैंने कहा कि यहां से यहां तक का रेप्लिकेशन कर दो, तो क्या ये आपका रेप्लिकॉन 1 हो गया? इतना रेप्लिकेशन एक साथ हो रहा है, ये रेप्लिकॉन 1 हो गया? हो गया सर। दूसरे ओराई को मैंने कहा भाई यहां से लेकर के यहां तक कर दे भैया रेप्लिकेशन, इसने क्या कर दिया? ये सेकंड रेप्लिकॉन बना लिया। या रेप्लिकॉन 2 हो गया? हो गया सर। तीसरे को मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक रेप्लिकेशन कर दो भैया, तो ये क्या हो गया? रेप्लिकॉन 2 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 3 हो गया। और चौथे वाले को मैंने कहा यहां से लेकर यहां तक खींच दो भैया काम को, तो ये क्या हो गया? चौथा रेप्लिकॉन हो गया, रेप्लिकॉन 4। तो मल्टीपल ही आपके ओराए हैं और मल्टीपल ही आपके रेप्लिकॉन्स है, इसीलिए इसको पॉली रेप्लिकॉनिक कहा गया। क्या इसमें कोई शक? क्योंकि डीएनए ही इतना बड़ा है कि एक ओराए के बस की बात ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं यहां पर? टीम वर्क कर रहे हैं, जैसा कि आपके ग्रुप प्रोजेक्ट्स में होता है। समझ लीजिए आपको 20 पन्ने की एक फाइल बनानी है, उसमें डायग्राम्स भी हैं, इलस्ट्रेशंस भी हैं, लिखने का काम भी है और सजावट भी है जो कि लड़कियां करती हैं, फाइल के ऊपर फूल पत्ती बनाकर लेकर आती है। 4 लोग हो आप, चारों ने काम बांट लिया। एक ने कहा भाई तेरी राइटिंग अच्छी है, तू लिखने का काम कर दे, जहां जहां डायग्राम्स हो गैप छोड़ देना, जहां जहां इलस्ट्रेशंस हो गैप छोड़ देना। एक लड़की ने कहा कि बुक का कवर मैं बना दूंगी, फाइल का कवर मैं बना दूंगी। चारों ने काम बांट लिया, लेकिन चारों कामों को जोड़ने के बाद फाइल एक बन गई, जो कि उन्होंने सबमिट कर दिया एज अ ग्रुप प्रोजेक्ट। सिमिलरली इतना काम एक ओराई का एक रेप्लिकॉन का है, इतना काम एक ओराई का एक रेप्लिकॉन का, इतना काम एक ओराई का एक रेप्लिकॉन का, इतना काम एक ओराई का एक रेप्लिकॉन का। जितना बड़ा डीएनए उतने ज्यादा ओराई, उतने ज्यादा रेप्लिकॉन, लेकिन जुड़ने के बाद आपका एकदम करेक्ट डीएनए जो है प्रॉपर रेप्लिकेटेड बन जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि यहां पर रिजल्ट वही होगा जो होना है। ये जो पूरा स्ट्रैंड है इसकी पूरी एक कॉपी बन जाएगी। छोटे छोटे रेप्लिकॉन्स जो हैं यहां पर आपका रेप्लिकेटेड डीएनए बना है, उनको जोड़ देंगे हम डीएनए लाइगेज यानी गोंद की मदद से, और छोटे छोटे 4 जो टुकड़े बने हैं डीएनए के, इनको हम गोंद की मदद से जोड़ देंगे, तो आपका कंप्लीट रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड बन जाएगा। नीचे वाले का भी कंप्लीट रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड बन जाएगा। होगा वही जो हमने पढ़ा है, होगा वही जो हमने आज तक सुना है। होगा कैसे? ये हम लोगों ने देख लिया कि छोटे छोटे पार्ट जो हैं ये आपके ओराए बनाएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है मेरे भाई। यहां तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना था, एकदम जनरल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना था। आपने यहां पर क्या सीखा? सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओराई प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओराई प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट में सिंगल ओराई है तो एक ही बार में पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो गया, मोनोरेप्लिकॉनिक। यूकैरियोट में छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े आपके बन रहे हैं, दैट इज पॉलीरेप्लिकॉनिक। तो आपको सिर्फ ये 2 बातें याद करनी है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में बताया है, जबकि आपको बातें सिर्फ 2 ही याद करनी थी, जो मैं नॉर्मली भी लिखवा सकता था, पर मैं आपको चीजें रटवाना नहीं चाह रहा, बिकॉज इट इज अ हाईली कंसेप्चुअल टॉपिक। यहां से सवाल नहीं आएगा। सवाल मैक्सिमम क्या आ सकता है मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपका प्रोकैरियोट है इसमें यूजुअली ज्यादातर केसेस में, कई बहुत बड़े प्रोकैरियोट्स भी होते हैं लेकिन ज्यादातर केसेस में सिंगल ओराई होगा, और आपका जो यूकैरियोट है इनमें यूजुअली बहुत बड़ा ही डीएनए होता है, तो मल्टीपल ओराई आपको देखने को मिलते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, ये एक लाइन आपको याद करनी है, राइट? ये आपको याद करनी है, ठीक है? अब मेरे भाई रेप्लिकॉन से आगे बढ़ते हैं और अब हम मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बहुत प्यारा टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा मेरे दोस्त, आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। आराम आराम से सीखने की कोशिश करिएगा। यहां पर मैं आपका क्या बना देता हूं? यहां पर मैं आपका डीएनए बना देता हूं, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बना देता हूं। यह आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड है और यह आपका डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, करेक्ट? यह आपके डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, एकदम है सर। यहां पर ये जो स्ट्रैंड है इसको मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर ये जो स्ट्रैंड है इसको मैं कह रहा हूं 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड। यहां इसका अपोजिट हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड। दोनों को ही हमको कॉपी करना है, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं, दोनों को ही हम लोग कॉपी कर रहे होंगे, ठीक है? अब देखो भाई, ये जो डीएनए है जब तक ये डबल स्ट्रैंडेड है, जब तक ये डबल स्ट्रैंडेड है, खुद ही में गुथा हुआ है, क्या मैं इसकी कॉपी कर सकता हूं? सर नहीं, क्योंकि ये खुद में ही डबल स्ट्रैंडेड बना हुआ है, ए टी से बाइंडेड है,
टी ए से बाइंडेड है, सी जी से बाइंडेड है, जी सी से बाइंडेड है, ये आपस में ही बंधे हुए हैं, तो रेप्लिकेशन के काम इनके है नहीं। मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इन दोनों स्ट्रैंड्स को धीरे 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 करके सेपरेट करना होगा। जैसे हम बैग की एक जिप को खोलते हैं, या जो जिप आप समझना चाहो भाई, है ना, आपकी सोच को मैं नहीं रोक पाऊंगा। यहां पर देखिए, ये आपका एक जिपर है, नॉर्मल चेन, और ये आपके दो स्ट्रैंड हैं डीएनए के। अब ये इस प्रकार से धीरे 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 अपने बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ते जा रहे हैं। ये जिपर नीचे की साइड सरकता जा रहा है, और यहां पर ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं। अब यहां पर अकेला ए बचा है ना, यहां पर इसके सामने पहले टी था, ए के सामने टी था, अब ये ए अकेला बचा है क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड हो गया, तो यहां पे दूसरा टी आके लग सकता है? लग सकता है सर। यहां पे टी है, इसके सामने दूसरा ए आके लग सकता है? लग सकता है सर। यानी ये जो आपके सिंगल स्ट्रैंड्स हैं, ये रेप्लिकेट कर पाएंगे अगर ये पहले से बंधा हुआ है, अगर सब कुछ क्लोज है, पहले से चेन अपन ने बंद कर दी, अगर पहले से सब कुछ बंधा हुआ है, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मुझे सिंगल स्ट्रैंड्स चाहिए रेप्लिकेशन के लिए। अगर ये आपस में बंधे हुए हैं, दे आर हाईली स्टेबल, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहूंगा। मुझे पहले इनको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है। यहां का ए एक्सपोज हो जाएगा, इसके सामने टी ला के जोड़ दूंगा। यहां आपका टी एक्सपोज हो जाएगा, इसके सामने ए आकर के जोड़ दूंगा। सी के सामने जी, जी के सामने सी, धीरे धीरे डीएनए खुलता रहेगा टक 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 करके। और यहां पर मैं नए नाइट्रोजनस बेस एंड न्यूक्लियोटाइड्स, यहां पे नए नाइट्रोजनस बेस एंड न्यूक्लियोटाइड ऐड करता रहूंगा। इसके सामने पूरा नया दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा, इसके सामने पूरा नया दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा, एंड डीएनए के 4 स्ट्रैंड्स मेरे पास हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। धीरे धीरे एक बात को समझते हैं, धीरे धीरे एक बात को समझते हैं। मैंने जैसे इस जिप को आराम आराम से खोला है, वैसे आपका एक्चुअल डीएनए भी आराम आराम से खुलता है। आपका एक्चुअल डीएनए भी आराम आराम से खुलता है। यह आपका डीएनए यहां पर है। पहले कहां तक खुला भैया जी? यहां तक खुला, यहां तक खुला। इस जिप को मैंने यहां तक खोल दिया है, करेक्ट है भाई? यहां तक खोल दिया है, यहां तक खोल दिया। और इसके आगे ले लेते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा इसको ऊपर भेजना पड़ेगा। हो जाओ यार, हर बार ही 2-3 बार में होता है। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया? अब मैंने इसको और खोल दिया, यहां तक खोल दिया, यहां तक खोल दिया, यहां तक खोल दिया। करेक्ट है? एकदम खोल दिया सर। ये डीएनए आपका यहां तक खुल गया है, ये डीएनए आपका यहां तक खुल गया है, ये डीएनए आपका यहां तक खुल गया है। करेक्ट है? करेक्ट है सर। इस डीएनए को फिर वही नॉमेनक्लेचर दे देते हैं भैया। ये है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 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 उल्टे दिशा में। करेक्ट? एकदम करेक्ट है सर। मुझे पहले बताइए डीएनए कितना खुला हुआ था? पहले डीएनए एकदम पैक्ड था, यहां तक एकदम पैक्ड था, है ना, एकदम यहां तक पैक्ड था, जरा सा भी नहीं खुला था। फिर डीएनए मैंने यहां तक खोल दिया, उसके बाद डीएनए मैंने यहां तक खोल दिया। ठीक है? इन 3 फेजेस में क्या हुआ, आराम से समझने की कोशिश करिएगा। इन 3 फेजेस में क्या हुआ, हम अपनी चेन को उठा लेते हैं। इन 3 फेजेस में क्या हुआ समझने की कोशिश करिएगा। ये डीएनए है, ये पूरा का पूरा क्या है, जिप्ड है। ये डीएनए की जिप आगे तक बंद है। दिस इज माय फर्स्ट केस। मैंने क्या कर दिया, इस जिप को थोड़ा सा खोल दिया, एंड ये डीएनए थोड़ा सा सेपरेट हो गया। पीछे का एज इट इज है, आगे का हल्का सा खुला। दिस इज सेकंड केस। फिर मैं इस डीएनए को और खोलता जा रहा हूं, एंड ये आपका इस प्रकार से हो गया है, इस प्रकार से हो गया है। करेक्ट? फिर मैं इसको और खोल दूंगा, और धीरे धीरे ये स्ट्रैंड जो है आपके क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे सेपरेट हो जाएंगे। ये मुझे देखने को मिलेगा, राइट? ये मुझे देखने को मिलेगा। इतनी सी बात मुझे यहां पर समझनी थी। आराम से 1 सेकंड इसको मिटा देता हूं भाई। क्या बन गया है, क्या कलाकारी हो गई है। ठीक है? इस हिसाब से धीरे धीरे खुलता जाएगा। और इसकी शेप क्या है, कोई मुझे बताए? इसकी शेप क्या है, कोई मुझे बताएगा? पहले ये आपका आई जैसा था, इट इज आई अल्फाबेट, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको खोलना स्टार्ट करता हूं, ये आपका कांटे जैसा हो जाता है, वाई शेप हो जाता है। वाई दिखाई दे रहा है सबको? एकदम सिंपल सा एक अल्फाबेट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वाई।
तो ये आपका वाई शेप्ड फोर्क बन जाता है जिस पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। एक ऐसा कांटा जिससे आप मैगी खाते हो, समझ लीजिए उसमें दो ही आपके क्या है यहां पर फोर्क्स हैं, तो इट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोर्क, जो कि आपका वाई शेप बनता है। करेक्ट, जो कि आपका कैसा बनता है, वाई शेप बनता है। एक सेकेंड दे दीजिए बस, है ना। वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क यहां पर बन जाएगा। शेप कैसी है इसकी, वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क। यहां पर देखिए वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क, वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क। करेक्ट। अब देखिए ये डीएनए आपका डबल स्ट्रैंडेड है, इसको मैंने धीरे धीरे खोला, तो आपका यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो डीएनए को धीरे धीरे खोलता है। इस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, इस एंजाइम को कहते हैं हम डीएनए की हेलिक्स को खोलने वाला, डबल हेलिक्स को खोलने वाला। हेलिक्स को खोल रहा है तो नाम क्या हो जाएगा, हेलिकेज। या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अनवाइंड कर रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अनवाइंडेज। जैसे कि हमारे इस चेन पे ये जिपर लगा हुआ है, तो ये जो जिपर है, ये जो आपका मेन रनर है यहां पर, ये क्या है, हेलिकेज है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है चेन खुलती जा रही है, राइट। तो यहां पर देखिए पहले रनर आपका एंड पे था, अब अगर ये रनर यहां पर आ गया तो इतना डीएनए खुल गया, फिर आपका अगर यहां पर आ गया तो इतना डीएनए और खुल गया। जैसे जैसे रनर आगे भागेगा डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट होते जाएंगे, इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते चले जाएंगे। तो यहां पर ये क्या है भैया आपका, ये क्या है आपका, हेलिकेज है। ये हेलिकेज अब यहां पर आ गया यानी इतना डीएनए आपका खुल चुका है। ये फिर हेलिकेज आपका यहां पर आ गया यानी इतना डीएनए आपका और खुल चुका है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ हेलिकेज, है ना। यहां पर क्या हो गया, ये आपका हेलिकेज, हेलिक्स को खोलने वाला हेलिकेज, या इसको कह देंगे हम लोग अनवाइंडेज, अनवाइंडेज। करेक्ट। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ हेलिकेज। इस दिशा में आपका हेलिकेज मूव कर रहा है और धीरे धीरे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को खोलता हुआ चला जा रहा है, राइट। ये आपका हेलिकेज हो जाएगा। हेलिकेज जैसे जैसे आपका मूव कर रहा है, क्या हो रहा है यहां पर, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। ये आपका हेलिकेज का काम है। अब हेलिकेज आगे बढ़ता जा रहा है तो ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं, तो इनके जो न्यूक्लियोटाइड है ये आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, राइट। यहां पर लेट से आपका ए है, टी है, जी है, सी है, ए है। ए के सामने क्या आना चाहिए सर, टी आना चाहिए। टी के सामने क्या आना चाहिए सर, ए आना चाहिए। जी के सामने क्या आना चाहिए सर, सी आना चाहिए। सी के सामने क्या आना चाहिए सर, जी आना चाहिए। ए के सामने क्या आना चाहिए सर, टी आना चाहिए। करेक्ट है। अब ये दोनों सेपरेट हो गए हैं स्ट्रैंड। अगर मेरे भाई खुद बताइए, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं, अगर दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे हैं, इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं, राइट, तो सिंगल सिंगल स्ट्रैंड आपके बन गए। अब दे आर ओपन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। क्या यहां डीएनए रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। ए के सामने क्या आना शुरू कर देगा, यहां पर ए के सामने क्या आना शुरू कर देगा, टी आना शुरू कर देगा। तो मुझे बताइए यहां पर टी जो है क्या वो अकेला आएगा, क्या थाइमीन आएगा? क्या थाइमीन को बुलाकर कोई फायदा है हमारा? थाइमीन के साथ साथ शुगर और फॉस्फेट भी तो होना चाहिए, तभी जाकर के तो काम चलेगा। भाई यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर हमको डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू करना है, तो हमें ए के सामने टी लेकर के आना होगा, ए के सामने टी लेकर के आना होगा। लेकिन नाउ अ प्रॉब्लम अराइव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिएगा। अक्सर किताब पढ़ के आपको समझ में नहीं आती और ना ही समझ आ सकती है। किताब में इतनी नॉलेज दे ही नहीं रखी मेरे भाई, आराम से सुनिएगा। यह मेरा पहला न्यूक्लियोटाइड है, यह मेरा दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। क्या पहले न्यूक्लियोटाइड पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए मुझे ये 3' OH चाहिए पहले से? अगर ये OH नहीं होगा तो क्या मैं ये पहला न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट कर सकता हूं कहीं पर? तो नहीं कर सकते। सिंपल बात है, मुझे दूसरा न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट करने के लिए पहले का OH चाहिए। तो आप कहेंगे सर ठीक ही तो है, पहले फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट कर दो, उसके बाद दूसरा कनेक्ट कर दो उसके OH पे। मेरे भाई ये पहला न्यूक्लियोटाइड कनेक्ट करने के लिए किसका OH यूज करूं मैं? आराम से समझो भाई, मैंने कहा कि ये न्यूक्लियोटाइड जब कनेक्ट होगा तो आपका कनेक्ट होने के लिए इसको 3' OH चाहिए।
है ना। इसके 3 प्राइम OH पे मैं ये कनेक्ट कर दूंगा, पर ये मैं कहां कनेक्ट करूं, ये हवा हवाई कहां कनेक्ट करूं मेरे भाई मैं, इसको भी तो मुझे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए धीरे धीरे जोड़ना है, इसको मैं कहां कनेक्ट करूं। यानी पहला जो OH होता है वो मुझे आरएनए का यूज करना पड़ता है। आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा भाई। यहां पर एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा मेरे को लगाना पड़ता है, एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा मेरे को लगाना पड़ता है ना। 2 4 5 नाइट्रोजनस बेस का आरएनए का टुकड़ा मुझे लगाना पड़ता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जिसको मैं बाद में हटा सकता हूं, क्योंकि डीएनए पे से आरएनए आराम से हटाया जा सकता है। यह छोटा सा आरएनए का टुकड़ा है, इसके 3 प्राइम एंड पर, अब यहां पर 3 प्राइम एंड है, इस पे मैं नया न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकता हूं। तो ए है, इसके सामने क्या आ जाएगा, आपका टी आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये टी है, इसके सामने क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए लेकर के आ जाऊंगा मैं। ये जी है, इसके सामने क्या लेकर के आ जाऊंगा, सी लेकर के आ जाऊंगा, एंड सो ऑन। इस हिसाब से मैं धीरे धीरे करके अपने न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता हुआ चला जाऊंगा। यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, ये जो टी आया है किस फॉर्मेट में आया, इट केम इन फॉर्मेट ऑफ टीटीपी। टीटीपी क्या होता है भैया जी, यहां पर है आपका थाइमीन, है ना, थाइमीन है, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट इसके ऊपर लगा हुआ है। ट्राइफॉस्फेट लगा हुआ है, ट्राइफॉस्फेट है तो कुछ ऐसी शक्ल है आपके थाइमीन की, है ना। बहुत गर्मी है भाई। थाइमीन की शक्ल कुछ ऐसी है। थाइमीन क्या है, एक आपका पिरिमिडीन बेस है, ये पिरिमिडीन, ये आपका शुगर, और ये आपका क्या है, पहला फॉस्फेट, ये आपका दूसरा फॉस्फेट, ये आपका तीसरा फॉस्फेट, ये आपका ट्राइफॉस्फेट हो गया। ठीक है, डीएनए बना रहे हैं हम, तो यहां पर आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ठीक है।
दोस्तों बीच में क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, आप मुझे एक बार फटाफट बता दीजिए, इज एवरीथिंग फाइन? क्या सबको सुनाई दे रहा है? एक बार प्लीज मुझे बता दीजिए सो दैट आई कैन कनेक्ट द क्लास अगेन। सब कुछ ठीक है, सब कुछ सुनाई दे रहा है तो फटाफट एक बार बताइए। बीच में कुछ टेक्निकल डिसरप्शन आ गई थी जिस वजह से हमारी क्लास थोड़ी सी हॉल्ट हो गई थी, बट आप मुझे बताइए कि आपको सब कुछ सुनाई दे रहा है अभी? इज एवरीथिंग फाइन? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? यस? और कहां तक हम लोग पढ़ चुके थे मुझे ये बता दो, मैं दोबारा से आपकी सारी बातें रिपीट कर देता हूं क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं दोबारा से सारी बातें रिपीट कर देता हूं, ठीक है? मैं मान के चल रहा हूं कि यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया था, लेकिन नहीं भी समझ में आया तो ये स्लाइड में दोबारा से स्टार्ट कर दे रहा हूं, आराम से सुनिएगा। मैंने आपको यह बताया कि ये 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैं, ये 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए धीरे धीरे खुल रहे हैं, पूरा डीएनए एक साथ नहीं खुलता। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको तोड़ने पड़ेंगे। इतनी एनर्जी एक साथ लगाना इज नॉट द राइट डिसीजन, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इन डीएनए स्ट्रैंड्स को खोल रहे हैं। करेक्ट? अब ये जो डीएनए है मेरे भाई, यहां पर इस पे क्या लगा हुआ है, एक हेलिकेज एंजाइम लगा हुआ है। एंजाइम का नाम उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। हेलिकेज मतलब हेलिक्स को खोलने वाला, हेलिक्स को खोलने वाला हेलिकेज। अनवाइंडेज मतलब वाइंडिंग जो हो रखी है डीएनए की, इसको आपका हटाने वाला, अनवाइंड करने वाला, डीएनए के स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने वाला। नाम से ही सब समझ में आ रहा है। तो ये जो आपका जिपर है, जैसे जैसे आगे मूव करता जाएगा डीएनए के स्ट्रैंड्स खुलते जाएंगे, डीएनए के स्ट्रैंड्स आपके दूर होते जाएंगे। अब यहां पर जैसे ये हेलिकेज यहां तक पहुंचा, इसको मैंने यहां तक सरकाया, डीएनए के स्ट्रैंड खुल गए, ये सिंगल स्ट्रैंड बन गए। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड है, यहां पर ए है तो इसके सामने टी आना चाहिए, टी के सामने ए, जी के सामने सी। पर प्रॉब्लम ये है कि ए के सामने ये जो टी मैं लगा रहा हूं, इस टी को मैं कहां लगाऊं? इस टी को मैं कहां लगाऊंगा? क्योंकि मेरे भाई कोई भी न्यूक्लियोटाइड जब मैं ऐड करता हूं तो उसको ऐड करने के लिए मेरे को पहले से एक फ्री 3' OH चाहिए। अगर मेरा पहला ही न्यूक्लियोटाइड है तो इसको मैं हवा में थोड़ी लटका दूंगा, मुझे कोई ना कोई 3' OH तो चाहिए ही चाहिए, तब जाके मेरा काम स्टार्ट हो पाएगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा लगा लेता हूं। इस आरएनए के छोटे से टुकड़े को मैं क्या कहता हूं, आरएनए प्राइमर। जैसे हम घर के गेटों पे, घर की दीवारों पर पेंट करते हैं, तो पेंट करने से पहले हम प्राइमर की कोटिंग मारते हैं जिससे पेंट बढ़िया चिपक जाए। ऐसे ही यहां पर आरएनए प्राइमर है, इस प्राइमर के 3' OH पर आने वाले सारे न्यूक्लियोटाइड्स धीरे धीरे करके चिपक जाएंगे। ये आरएनए प्राइमर बनाता कौन है? इट इज सिंथेसाइज्ड बाय प्राइमेज एंजाइम। It is synthesized by primase enzyme. It is synthesized by primase enzyme. करेक्ट है? एकदम करेक्ट है। तो आरएनए प्राइमर जो है ये प्राइमेज एंजाइम ने बनाया, 3' OH हमें मिल गया। तो इस 3' OH पर हम क्या कर देंगे भैया, ए के सामने टी ला करके लगा देंगे। अब ये टी जो है 3 फॉस्फेट लेकर के आएगा, 3 फॉस्फेट लेकर के आएगा। इसमें से कोने के जो 2 फॉस्फेट होते हैं जिनको हम कहते हैं फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड, ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, यानी इनको तोड़ने पर आपको एनर्जी मिलती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में इन स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो कौन दे देगा? फॉस्फोएनहाइड्राइड बॉन्ड्स दे देंगे। और ये जो आखिरी वाला फॉस्फेट है ये क्या करेगा? ये तो आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में काम आएगा ही। इस 3' OH पे ये फॉस्फेट बाइंड कर जाएगा, 3' to 5' डायरेक्शन में आपका बॉन्ड बन जाएगा, सिंपल। फिर इस टी का यहां पे 3' OH जो फ्री है, इस पे आकर के ये ए बाइंड कर जाएगा। ये ए क्या है? ये भी 3 फॉस्फेट लेकर के आएगा, तो इट इज एटीपी। ये 3 फॉस्फेट लेकर आया होगा तो ये एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये भी अपने 2 फॉस्फेट तोड़ देगा एंड के एनर्जी देने के लिए, और एक फॉस्फेट जो है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। सी है किस फॉर्मेट में आएगा? सीटीपी के फॉर्मेट में आएगा, 3 फॉस्फेट लेके, ट्राइफॉस्फेट लेके, और आपका यहां पर ये क्या कर देगा भैया, 2 फॉस्फेट से एनर्जी दे देगा फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ करके, और आखिरी फॉस्फेट से आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेगा। सी के सामने जी आएगा तो क्या आएगा? यहां पे 3 फॉस्फेट लेकर आएगा जीटीपी, ए के सामने टी आएगा टीटीपी, टी के सामने ए आएगा एटीपी, जी के सामने सी आएगा सीटीपी। सिमिलरली यहां पर भी क्या आ जाएगा आपका? टी के सामने एटीपी, ए के सामने टीटीपी, सी के सामने जीटीपी, जी के सामने सीटीपी, टी के सामने एटीपी, एंड सो ऑन। धीरे 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 आपका पूरा स्ट्रैंड बनता जाएगा। मुझे आराम से यहां पर बता दीजिए कि यहां पर आपका मैंने एक आरएनए प्राइमर लगाया,
जो आरएनए प्राइमर मैंने यहां पर लगाया मेरे दोस्त, वो था आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 3 प्राइम OH मुझे मिल गया। ये 3 प्राइम OH मुझे मिलते ही मैंने क्या कर दिया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पूरा का पूरा स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दिया। पूरा का पूरा स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या ये बात करेक्ट है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीधा सीधा डीएनए बन सकता है। इसी दिशा में डीएनए खुल रहा है, इसी दिशा में 5 प्राइम टू 3 प्राइम पूरा डीएनए बन जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त यहां पर अगर आप देखो, यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो आपका यहां पर प्राइमर लगा जो कि होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस प्राइमर के बाद आपका डीएनए उल्टी दिशा में बन रहा है, सिर्फ यहीं तक का आपका डीएनए बना। यानी यहां पर अगर मैं बोलूं कि मैंने यहां तक जब डीएनए खुला था तो यहां पे प्राइमर लगाया, इस प्राइमर के बाद सिर्फ इतना डीएनए मेरा बना, इतना डीएनए मेरा बना। सिमिलरली जब डीएनए इतना खुल गया तो यहां पर मुझे दोबारा से प्राइमर लगाना पड़ा और इतना डीएनए मेरा फिर बना। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। मेरा डीएनए इस दिशा में खुल रहा है, इस दिशा में खुल रहा है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए इसी दिशा में बन रहा है। डीएनए खुल भी ऐसे रहा है और मेरा नया स्ट्रैंड भी ऐसे बन रहा है। जितना डीएनए खुलता जाएगा उतना डीएनए में नया बनाता जाऊंगा। जहां जहां आपका रास्ता जा रहा है उसी जगह पर मैं भी जा रहा हूं, जिस जगह रास्ता जा रहा है उसी जगह पर मैं भी जा रहा हूं। तो ये जो स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूअसली बनता जाएगा। जितना लंबा डीएनए है उतना लंबा आपका ये पीछे 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 जाता रहेगा। लेकिन मेरे दोस्त यहां पर जब डीएनए इतना ही खुला तो मुझे इतने को रेप्लिकेट करना है। मैंने प्राइमर लगाया इस दिशा में, मैंने प्राइमर लगाया इस दिशा में, जितना डीएनए खुला था उतना मैंने रेप्लिकेट कर लिया। अब डीएनए खुला है इस दिशा में, अब इतना खुल गया, लेकिन मेरा पॉलीमरेज तो इस दिशा में आ रहा है ना, डीएनए तो इस साइड बन रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसकी डायरेक्शन अगर देखने की कोशिश करो तो ये मेन डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ये जो बना है ये तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस दिशा में है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस दिशा में है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए जितना खुला था उतना ही बन पाएगा। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जितना डीएनए खुला था उतना ही बन पाएगा। तो ये टुकड़ों में बनेगा, ये टुकड़ों में बनेगा, क्योंकि डीएनए खुल रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन यहां पर छोटे छोटे टुकड़े आपके उल्टी दिशा में बन रहे हैं। तो जितना डीएनए खुलता जाएगा उतने छोटे छोटे टुकड़े बनते जाएंगे। ये वाला उसी दिशा में बन रहा है डीएनए जिस दिशा में डीएनए आपका खुल रहा है। तो अल्टीमेटली वन स्ट्रैंड विल बी कंटिन्यूअस, वन स्ट्रैंड विल बी डिसकंटिन्यूअस। आराम से समझने की कोशिश करिएगा, इसको मार्कर से समझते हैं। देखिए ये आपका डीएनए है, ठीक है। इसको पीछे से देखते हैं। ये डीएनए जो है ये आपका इतना खुला। अब डीएनए ऐसे खुल रहा है तो समझ लीजिए एक स्ट्रैंड में यहां पर बना रहा हूं, एक स्ट्रैंड में यहां पर बना रहा हूं। जितना डीएनए खुलता जाएगा उतना ये साथ साथ स्ट्रैंड बनता जाएगा। इट इज रेगुलर, यहां पे साथ साथ स्ट्रैंड बनता जाएगा। जितना डीएनए खुल रहा है उतना ये साथ साथ स्ट्रैंड बन रहा है। जितना लंबा डीएनए खुला उतना लंबा इसके साथ का स्ट्रैंड बनता गया। लेकिन यहां पर केस ऐसा नहीं है, यहां पर उल्टी दिशा में बन रहा है। इतना डीएनए खुला, सिर्फ इतना टुकड़ा बना उल्टी ऊपर वाली दिशा में, ठीक है। फिर इतना डीएनए खुला, इतना और बन गया, इतना डीएनए खुला, इतना और बन गया। धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े जो आपके यहां पर बने हैं ये जुड़ते जाएंगे, दिल बी कनेक्टेड एंड दिल मेक अ कंप्लीट स्टैंड। धीरे धीरे आपका कंप्लीट स्टैंड यहां पर बन जाएगा। ये है आपकी डीएनए रेप्लिकेशन। इसको थोड़ा और डिटेल में समझिए। यहां देखिए क्या हुआ। सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये डीएनए के स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे, एकदम हो जाएंगे। इसके लिए मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूं, उस पर नई नई बातें हम लोग लिख रहे होंगे, राइट। आराम से देखिए, यहां पर ये जो हेलिकेज है, ये जो हेलिकेज है ये जब इस दिशा में मूव कर रहा है, ये जो हेलिकेज है जब ये इस दिशा में मूव कर रहा है तो डीएनए खुलता जा रहा है, एकदम खुलता जा रहा है सर, है ना, एकदम खुलता जा रहा है। जिसकी वजह से ये जो डीएनए है इसके दो सिंगल स्ट्रैंड हमको देखने को मिले। अब ये सिंगल स्ट्रैंड तो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। आराम से देखो, मैं बार बार बता दूंगा, डोंट वरी, ये आज हम क्लियर करा के ही जाएंगे। डोंट वरी, बार बार बताऊंगा, 100 बार बताऊंगा, पर अभी मेरी बात सुनो एक बार, टर्म्स से वाकिफ हो जाओ। यहां पर समझ लीजिए ए है, इसके सामने क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। यहां पर टी है, इसके सामने क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। यहां पर सी है, इसके सामने क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। यहां पर जी है, इसके सामने क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। होना चाहिए, एकदम होना चाहिए सर। ये जो आपका स्ट्रैंड है ऊपर वाला ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये जो स्ट्रैंड है नीचे वाला ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उल्टी दिशा में। अब भैया ये ए है, ये तो इस टी से बाइंड कर सकता है,
ये T इस A से बाइंड कर सकता है, C इस G से बाइंड कर सकता है, G इस C से बाइंड कर सकता है। ये जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड आपके हटे हैं, एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं, ये एक्चुअल में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो दोबारा भी जुड़ सकते हैं, दोबारा भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। टी की दोस्ती ए से है, टी की दोस्ती ए से है, जी की सी से है, सी की जी से है, ये तो दोबारा जुड़ सकते हैं। हमें इनको दोबारा जुड़ने से रोकना होगा, हम इनको सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्मेट में ही रखना चाहते हैं। दैट्स वाई यहां पर कुछ आपके प्रोटीन्स आ जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो इन सिंगल स्ट्रैंड पे ही बाइंड करें, इनको सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहने दें। ये आपके क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, इनको प्यार से क्या कहते हैं, एसएसबी प्रोटीन्स, इनको प्यार से क्या कहते हैं, एसएसबी प्रोटीन्स। ये एसएसबी प्रोटीन्स क्या करते हैं भाई, दे कीप डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। दे कीप डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, करेक्ट। सेकेंडली ये क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड रखते हैं, इन दोनों को दोबारा से रिजॉइन होने से रोकते हैं, यानी स्टॉप रीजॉइनिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड्स, है ना, इनको रीजॉइन होने से रोकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस डीएनए को काटने वाला कोई एंजाइम आसपास प्रेजेंट है, डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, इसको आसपास काटने वाला जो एंजाइम है जिसे न्यूक्लियस कहेंगे, उसके एक्शन से भी बचाता है इस डीएनए को। आसपास कोई घातक एंजाइम है उससे बचाएगा आपका ये एसएसबी, इस डीएनए को कवर कर लेता है ये, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्ट डीएनए फ्रॉम एक्शन ऑफ न्यूक्लियेजेस, है ना, न्यूक्लियेजेस जो न्यूक्लिक एसिड को काटने वाले एंजाइम है, इनके एक्शन से बचाता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हेलिकेज की मदद से डीएनए को खोला, और ये डीएनए आपस में दोबारा से ना चिपक जाए इस वजह से इन पे क्या लगा दिए, एसएसबी लगा दिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पर प्राइमर लगा दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैंने प्राइमर लगा दिया। इस प्राइमर के बाद आपका यहां पर क्या आ गया, एक ऐसा एंजाइम आ गया जो डीएनए बनवाता है। इसको क्या कहते हैं भैया, इस एंजाइम को हम कहते हैं पॉलीमरेज, इस एंजाइम को हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज धीरे धीरे एक एक करके आपके नए न्यूक्लियोटाइड यहां पर फिट करता रहेगा, ए के सामने टी, टी के सामने ए, सी के सामने जी, जी के सामने सी। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है नीचे वाला स्ट्रैंड, तो यहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस दिशा में नया डीएनए बनेगा, इतना ही बनेगा। डीएनए खुल रहा है इस साइड, तो ये भैया भाग ही उल्टी साइड रहा है। डीएनए बन रहा है इस साइड आपका ऊपर वाले स्ट्रैंड में, तो ये लगातार बनता रहेगा। भाई आप देखिए, हेलिकेज पहले यहां था, फिर यहां आ गया, हेलिकेज पहले यहां था, यहां आ गया, यहां तक का डीएनए खुल गया, फिर यहां से यहां आ गया, यहां तक का डीएनए खुल गया। धीरे धीरे क्या हो रहा है मेरे दोस्त, धीरे धीरे डीएनए इस दिशा में खुल रहा है, इस दिशा में खुल रहा है। यहां पर मैंने अगर एक बार प्राइमर लगा के छोड़ दिया तो इस प्राइमर को भागने की खूब जगह मिल रही है। पहले प्राइमर आपका यहां से यहां तक डीएनए बना पाया, अब डीएनए और खुला, इसी दिशा में तो बनाना है, और बना लेगा, और बना लेगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे भाई ये वाला भाग रहा है उल्टी दिशा में, ये वाला भाग रहा है उल्टी दिशा में। पहले इसने 5 प्राइम टू 3 प्राइम इतना बनाया, है ना, अब ये तो सारे एंजाइम यहां लेकर आके आ गया इस कोने पे, पर डीएनए खुल गया यहां तक, तो यहां पे फिर सारे एंजाइम बैठाने पड़ेंगे, फिर ये यहां तक बनाएगा, फिर समझ लो आगे डीएनए यहां तक खुला, फिर इतने आपके एंजाइम्स यहां पर लेकर के आएगा, यहां तक बनाएगा, फिर यहां तक आपका बनाएगा। यानी ये वाला जो स्ट्रैंड है नीचे वाला, ये टुकड़ों में रेप्लिकेट हो रहा है, ये वाला स्ट्रैंड टुकड़ों में रेप्लिकेट हो रहा है, जबकि ये वाला स्ट्रैंड कंप्लीटली रेप्लिकेट हो रहा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये वाला जो स्ट्रैंड है, दिस स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन ऑफ
ओपनिंग ऑफ डीएनए। जिस दिशा में आपका डीएनए ओपन होता जा रहा है उसी दिशा में स्ट्रैंड बन रहा है, तो जितना डीएनए खोलते जाओगे उतना ये बनता जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस स्ट्रैंड को हम लोग क्या कहते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। ये लीड करता है, लगातार बनता रहता है, लगातार बनता रहता है, तो इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं। सिमिलरली ये वाला जो स्ट्रैंड है ये आपका टुकड़ों में बन रहा है, ये वाला आपका टुकड़ों में बन रहा है ना। तो इट इज अ स्ट्रैंड फॉर्म्ड इन डायरेक्शन opposite to the direction of opening of DNA, direction of opening of DNA, करेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ये लैग कर रहा है, जैसे अभी हमारी क्लास लैग कर रही थी थोड़ी देर पहले, ये लैगिंग स्ट्रैंड है, ये धीरे धीरे चल रहा है। क्यों, टुकड़ों में बन रहा है, टुकड़ों में बन रहा है। तो क्या इसे कंटिन्यूअस कहेंगे, नहीं सर, इसको डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। एकदम सही बात है, इसे हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। इसे हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड कहेंगे। ये छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है, इसीलिए इसको बोला लैगिंग या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ये लगातार बनता है, इसीलिए इसको बोला कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ये जो छोटे छोटे टुकड़े बने हैं इनको कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इनको कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट बाद में जोड़ दिए जाते हैं, 4-5 टुकड़े अगर बने हैं, ज्यादा भी बनेंगे आपके, है ना, यहां पर इनको जोड़ दिया जाता है विद एंजाइम लाइगेज। डीएनए लाइगेज जॉइंस देम। डीएनए लाइगेज क्या है, गम है। गम मतलब खुशी और गम वाला नहीं, गम मतलब ग्लू है। तो डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम इन सारे के सारे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देता है और एक कंप्लीट स्टैंड बना देता है एंड में। तो डीएनए लाइगेज जो है कौन सा बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, मेक्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, मेक्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है मेरे दोस्त, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। इन दोनों छोटे छोटे टुकड़ों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के इनको जोड़ देगा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू। इसको मॉलिक्यूलर ग्लू या मॉलिक्यूलर गम कहा जाता है, करेक्ट। ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन है। धीरे धीरे डीएनए पूरा खुल जाएगा, इस वाले के साथ पूरा ये सफेद कलर का स्ट्रैंड बन जाएगा, इसके साथ छोटे छोटे नीचे वाले में ऑरेंज टुकड़े बन जाएंगे और ये छोटे टुकड़े जोड़ दिए जाएंगे बाय डीएनए लाइगेज और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। कोई बात नहीं समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी। मैं एक बार आपका ट्राई करता हूं यहां पर एक एनिमेशन लगाने का। ओके, मैं एक एनिमेशन लगाने की कोशिश करता हूं, धीरे धीरे समझेंगे, फिर मैं दोबारा लेक्चर पे आऊंगा, डोंट वरी। कई बार ऐसा होता है कि चीजें नहीं समझ में आती, इट्स कंप्लीटली फाइन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। ओके, आ जाओ भाई। आइए, ये आपका डीएनए है, सबको दिखाई दे रहा है। दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये है आपके डीएनए की बैकबोन, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ये है आपके नाइट्रोजनस बेस, अंदर की साइड प्रेजेंट है। ए के सामने टी लगा हुआ है, सी के सामने जी लगा हुआ है, इस हिसाब से आपके बेस पेयर जो है वो अंदर की साइड बने हुए हैं। और ये आपका बैकबोन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये एक 360 डिग्री टर्न है, ये एक बबल जो आपको देखने को मिल रहा है, ये 360 डिग्री टर्न, जिसे पिच ऑफ द हेलिक्स कहा जाता है। ये एक 360 डिग्री टर्न, इतने की लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर इस पिच की, है ना। और इसमें आपके 10 बेस पेयर पाए जा रहे होते हैं, ये हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा था, करेक्ट। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है।
अब इस डीएनए को हमको रेप्लिकेट करना है, तो ये डीएनए जो है इसको मैं खोल के आपको दिखा रहा हूं बिकॉज इट इज इजी टू विजुअलाइज। जब आप डीएनए खोल लेते हो तो इट इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं जैसे कि स्ट्रैंड हम लोगों ने बनाए। अब देखिए आपका यहां पर C के सामने G है, A के सामने T है, यानी ये जो हरा और लाल का जोड़ा है ये AT का जोड़ा है, ये नीला और पीला जो जोड़ा है ये CG का जोड़ा है। तो AT AT CG AT CG AT 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 CG AT CG AT एंड सो ऑन। इस हिसाब से आपका ये डीएनए आपका बना हुआ है। ठीक है, अब आपका बहुत लंबा डीएनए यहां पर दिखाया हुआ है, करेक्ट, बहुत लंबा डीएनए आपको यहां पर दिखा दिया। ठीक है, डीएनए के दो स्ट्रैंड है, पहला आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे में बताने की ही जरूरत नहीं है, यहां पे इसका 5 प्राइम होगा, वहां पे 3 प्राइम होगा, सिंपल सी हायरार्की है। ठीक है, अब देखिए भैया क्या हुआ, यहां पर ये इतना लंबा डीएनए है, हम इसको खोलते जा रहे हैं। अब ये क्या है, हेलिकेज है या अनवाइंडेज है, जो धीरे 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 जहां से भी गुजरेगा ये हमारे चेन की तरह है, ये हमारी चेन की तरह है। इसको आराम से देखो, है ना, ये हमारी चेन की तरह है। जैसे जैसे चेन आगे बढ़ेगी दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते जाएंगे, जैसे जैसे चेन आगे बढ़ेगी स्ट्रैंड सेपरेट होते जाएंगे, राइट, जैसे जैसे चेन आगे बढ़ेगी स्ट्रैंड सेपरेट होते जाएंगे। सिमिलरली यहां पर ये जो हेलिकेज है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा देखो पीछे से खुलता जा रहा है, पीछे से खुलता जा रहा है, और आपका ये वाई शेप की शक्ल बन जाएगी। मैंने आपको कहा था दिस इज आई शेप, ये आई है, इंग्लिश अल्फाबेट में आई है, यहां पर देखो मेरे भाई ये वाई है, ये वाई है, बाकायदा आपको साफ साफ यहां वाई दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, एक वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फोर्क है, कांटे जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये आपको सिंगल स्ट्रैंड दिखाई दिया, इसका दूसरा स्ट्रैंड हमको तैयार करना है। यहां पर आ गया प्राइमेज। प्राइमेज क्या बनाता है, सबसे पहले क्योंकि जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है उसके पास खुद का 3 प्राइम OH नहीं है भाई, एक OH तो हमको चाहिए जिसपे हम पहला न्यूक्लियोटाइड लगा सके। पहला न्यूक्लियोटाइड लगाने के लिए भी कोई ना कोई OH तो मुझे सामने से चाहिए। तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, प्राइमेज ले आता हूं जो एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा लगा देता है, कॉल्ड एज आरएनए प्राइमर। यह आपका आरएनए प्राइमर है, इसको हम बाद में रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमर लग गया। अब ये प्राइमर लग गया तो इसका 3 प्राइम OH फ्री है, इस पे पॉलीमरेज आकर के बैठ जाएगा। ये 3 प्राइम OH मिल गया, इस पे मैं नया न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता हूं। तो मैंने नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर दिया है। यहां पर देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, टक 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 करके पूरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम लीडिंग स्ट्रैंड है, लगातार बनेगा, क्योंकि जिस दिशा में डीएनए खुलता जा रहा है, डीएनए जिस दिशा में खुल रहा है उसी दिशा में आपका ये क्या हो रहा है, बना रहा है। लेकिन यहां देखो, यहां उल्टा काम चल रहा है। जितना डीएनए पहले खुला था उतना स्ट्रैंड बन गया, अब इतना डीएनए खुला तो यहां पे नया प्राइमर आएगा, यहां पे नया पॉलीमरेज आएगा, सिर्फ इतना ही टुकड़ा बनेगा। ये टक 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 करके इतने टुकड़े बन गए, यानी यहां छोटे छोटे टुकड़ों में काम हो रहा है। अब डीएनए इतना खुला, फिर दोबारा यहां पे पॉलीमरेज आया, दोबारा इसने इतना टुकड़ा बनाया, क्योंकि डीएनए खुल रहा है अपोजिट दिशा में और ये बना रहा है टुकड़े इस दिशा में। ये उल्टा चल रहा है, ये उल्टा चल रहा है। दैट्स वाई यहां छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड एकदम लगातार जिस दिशा में डीएनए खुलता जा रहा है, जिस दिशा में मैं चेन खोल रहा हूं उसी दिशा में डीएनए बनता जा रहा है। तो वो लीडिंग स्ट्रैंड है। ये आपके छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, राइट। ये एक्सोन्यूक्लियस है। एक्सोन्यूक्लियस क्या कर देता है, इस आरएनए प्राइमर को हटा देता है बीच बीच में से, जहां जहां प्राइमर लगे होते हैं, और डीएनए पॉलीमरेज यहां पर आकर दोबारा से जितना छोटा पार्ट जहां आरएनए प्राइमर लगा हुआ था वहां डीएनए बना देता है। देखो आपका डीएनए लाइगेज इन छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ देगा, आराम से आपका यहां पर रेप्लिकेशन पूरा हो जाएगा। कोई गलती अगर हुई होगी तो उस गलती को करेक्ट करने के लिए यहां पर प्रूफ रीडिंग एंजाइम भी लग जाएंगे। ठीक है, आराम से दोबारा देखो, दोबारा शुरू से समझाता हूं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है यार, दोबारा पढ़ेंगे, जितनी बार बोलोगे उतनी टाइम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। डोंट थिंक कि भाई मैं जल्दी से सुलटा करके निकल जाऊंगा, मेरा स्टाइल वो है ही नहीं। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ेंगे। आराम से देखिए, ये डीएनए है, इसकी हमें कॉपी करनी है। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले खोलना शुरू करूंगा। यहां बेस पेयर्स बने हुए हैं, तो डीएनए की रेप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले इनको खोलना जरूरी है। तो मैं क्या करता हूं, इसको खोलता हूं, राइट। खोलने के लिए मुझे अनवाइंडेज या हेलिकेज एंजाइम चाहिए। तो ये डीएनए का ऊपर वाला स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहां 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आराम से सुनिए, ये अगर डीएनए स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यहां नया जो स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस दिशा में बनेगा। ये है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, नीचे वाले का जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस दिशा में बनेगा। सिंपल सिंपल सर। और देखो, ये जो डीएनए है इसको अब मैं
खोलना शुरू करता हूं, ये जिपर जैसे जैसे आगे भाग रहा है, मैं चेन खोल रहा हूं, तो जैसे जैसे जिपर आगे भाग रहा है ये डीएनए खुलता जा रहा है। खुल गया भाई, ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया। सिंगल स्ट्रैंड बन गया तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आकर के लग जाएंगे। मेरे पास इनिशिएशन करने के लिए मेरे पास OH नहीं है, तो मैं छोटा सा RNA लगा देता हूं, इसका मुझे OH मिल जाएगा, 3' OH। इस 3' OH पे नए नए न्यूक्लियोटाइड मैं ऐड कर दूंगा डीएनए पॉलीमरेज की मदद से, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ही मेरा मेन एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहां पर मैंने आकर के टक टक करके 5' to 3', जितना डीएनए खुलता जाएगा। अब यहां पर एक बहुत प्यारी डायग्राम में देखने को मिलेगी चीज, देखो डीएनए भी इसी दिशा में खुल रहा है, यानी हेलिकेज भी यूं भाग रहा है, डीएनए पॉलीमरेज भी इसके पीछे पीछे उसी स्पीड से भाग रहा है, तो यहां पर सिंथेसिस कंटिन्यूअस होगी ना। यहां पर डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यूअस होगी, क्योंकि जिस दिशा में डीएनए खुल रहा है उसी दिशा में डीएनए पॉलीमरेज भाग रहा है। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर डीएनए खुल रहा है इस दिशा में, पॉलीमरेज आपका यहां से यहां भागेगा, उल्टा भाग रहा है। तो जहां पर यह स्ट्रैंड एंड हो जाएगा वहां पे पॉलीमरेज आपका रुक जाएगा। फिर यहां तक डीएनए खुला है, यहां पे फिर प्राइमर लगाऊंगा मैं, यहां तक का फिर बनाऊंगा, फिर आगे जितना खोला होगा इस हेलिकेज ने उतना टुकड़ा मैं फिर बनाऊंगा। यहां लगातार इसके पीछे भागता जा रहा है हमारा पॉलीमरेज, तो ये स्ट्रैंड पूरा एक बार में ही लगातार बन जाएगा। इट इज लीडिंग स्ट्रैंड और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। लेकिन ये आपका पहले यहां पर था हेलिकेज, इतना डीएनए खुला था, इतना बनाया इसने, फिर यहां पर था हेलिकेज, इतना डीएनए खुला, इतना बनाया इसने, फिर यहां पर है हेलिकेज, इतना डीएनए खुला, इतना बनाया इसने। टुकड़ों में बन रहा है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं यहां छोटे छोटे। यहां देखो एकदम लगातार बन रहा है, यहां देखो पहले इतना डीएनए आपका खुला था तो इतना इसने बनाया, अब यहां तक खुला हुआ है, यहां पे पॉलीमरेज और प्राइमेज आए, इतना बना दिया, राइट। ये छोटा सा टुकड़ा बनाया, फिर यहां तक आपका हेलिकेज ने खोल दिया इस डीएनए को, यहां पे पॉलीमरेज प्राइमेज आए, इतना बना दिया, राइट। छोटे छोटे टुकड़े आपके बन रहे हैं। फिर जो आरएनए है डीएनए के बीच में जो आपका पड़ा हुआ है प्राइमर की फॉर्म में, इसको मैं हटा देता हूं एक्सोन्यूक्लियस की मदद से। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला, तो कई ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जो स्पेसिफिकली आरएनए को काटते हैं। डीएनए और आरएनए में से सिर्फ आरएनए को काटते हैं, तो आरएनए हट गया और यहां पर डीएनए आपने लगा दिया, सील कर दिया, जहां जहां पर बीच में गैप थे आपका कंप्लीट रेप्लिकेशन हो जाता है। क्रिस्टल क्लियर है या नहीं, फटाफट बताइए। यहां तक आई गेस आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर आपकी ऊपर नीचे ऊक चूक होगी थोड़ी बहुत चीजें, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा ये पूरा का पूरा बताऊंगा, क्योंकि मुझे एज अ टीचर ये लगता है कि ये टॉपिक हमको एक और बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें इसमें हैं जो और इंपॉर्टेंट हैं, जो रह गई हैं, और अभी टाइम आपका खत्म होने को आया है ना। तो दोबारा भी पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वी हैव एम्पल नंबर ऑफ क्लासेस एंड आई एम वेरी ओपन टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस ऑल्सो। मुझे ये वाला पंगा है ही नहीं, मुझे बस ये है कि हम लोग पूरा पूरा स्कोर करें, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरा स्कोर करें। नंबर 100 है अगर मैक्सिमम, तो 100 नंबर आए। बायोलॉजी में अगर 360 नंबर हैं तो 360 आए। बॉटनी के जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे बने, सब कुछ हम लोग पढ़ें। इसीलिए आज मैं आपको एनसीईआरटी भी नहीं कराऊंगा, मैं आपको ये कल ही कराऊंगा, जिससे ये टॉपिक एक बार दोबारा हमारा गो थ्रू हो जाए। करेक्ट। वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा वाया एनिमेशन, पर कुछ चीजें अभी भी रह गई हैं, जैसे कि आपका प्रूफ रीडिंग का कॉन्सेप्ट अभी रह गया है, आपका टोपो आइसोमरेज का कॉन्सेप्ट अभी रह गया है, जिसमें आधा घंटा जाएगा। तो मैं चाह रहा हूं कि इसको हम लोग आधा घंटा दें बकायदा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इसको आधा घंटा दिया जाए डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म को, और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। यहां तक जितनी चीजें हैं उनके डाउट्स फटाफट लिख दीजिए, रीसेंट डाउट्स में फटाफट डाउट्स दे दीजिए, है ना। मैं आपको दोबारा ये चीजें बताऊंगा, मैं कल भी आपको 2 बार ये चीजें बताऊंगा, मैं दोबारा आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, मैं दोबारा से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा एंड टू एंड, एक एक वर्ड एक एक लाइन। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका भाई यहां पर खड़ा है, और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं खड़ा हूं, आपको अच्छे तरीके से पता है कि हर कॉन्सेप्ट मैंने मिनिमम जो अच्छा कॉन्सेप्ट है 3 से 4 बार पढ़ाया है, खुद से ही इंट्यूटिवली। आपको बाहर से कुछ करने की ना जरूरत पड़े, इसलिए आई ऑलवेज मेक श्योर कि आई गेट एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लासेस, आई गेट एम्पल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन द क्लासेस, जिससे सब कुछ यहीं पे हो जाए, एम्पल नंबर ऑफ रिविजन्स इन द क्लासेस। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं, उसको बहुत गौर से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। आपको अगर लगता है कि आपको आज की क्लास में कुछ समझ में नहीं आया तो भी इट्स फाइन, एकदम स्क्रैच से दोबारा कल मैं आपको ये टॉपिक फिर करा दूंगा, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिमांड करते हैं टाइम और पेशेंस, ये उनमें से एक टॉपिक है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कोई हल्का खेल नहीं है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से वीक हुए, काफी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ऑलवेज अंडरस्टैंड कि हाँ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक बार में क्रैक कर ले जाते हैं चीजों को,
लेकिन मेरा जो पर्पस है वो उन बच्चों की हेल्प करना है जो एक बार में नहीं क्रैक कर पाते। तो अगर मैं कह रहा हूं, बहुत क्लियरली कह रहा हूं, इससे ज्यादा साफ शब्दों में मैं नहीं कह सकता, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, एकदम जनरल जनरल कुछ बातें समझ में आई, कुछ नाम आपने सुन लिए, लाइगेज नाम आपने सुन लिया, हेलिकेज नाम आपने सुन लिया, पॉलीमरेज नाम आपने सुन लिया, प्राइमेज आपने नाम सुन लिया, इतना भी बहुत है। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आया तो भी बहुत है, दोबारा से करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर है ना। एंड में जब हम हटे तो क्वेश्चन हमारे बन रहे हो वो मैटर करता है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, चलो भाई कॉमन देख लेते हैं जो शॉर्टलिस्ट हो क्या है। वाई डिसकंटिन्यूअस सर? डिसकंटिन्यूअस क्योंकि डीएनए जहां खुल रहा है उतना ही छोटे छोटे टुकड़ों में आपका एक स्ट्रैंड बनता जा रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस है ना। डीएनए के खुलने का वेट करना पड़ रहा है उसको, सामने वाला पीछा करता जा रहा है। जैसे मैं लीडिंग स्ट्रैंड हूं, है ना, यहां पर जैसे जैसे डीएनए खुल रहा है मैं भी उसका पीछा करता जा रहा हूं, तो मैं लगातार चलता जा रहा हूं, डीएनए खुलता जा रहा है मैं उसका पीछा करता जा रहा हूं, तो आई एम कंटिन्यूअस, मैं ब्रेक नहीं मार रहा। लेकिन जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, ये वाला देखो डीएनए है ना, ये इतना खुला, इतना खुला, तो कंटिन्यूअस लगातार बनता रहा, डिसकंटिन्यूअस इतना ही बन पाया। फिर डीएनए आपका इतना खुला, तो डिसकंटिन्यूअस पहले आपका इतना बना था, अब इतना ही बन पाया, तो यहां पे इसको ब्रेक मारनी पड़ी, यहां पे इसको ब्रेक मारनी पड़ी, दैट्स व्हाई इट इज डिसकंटिन्यूअस, रुक रुक के चल रहा है ना, तो कंटिन्यूअस नहीं है। प्लीज एक्सप्लेन न्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज अगेन। देखो न्यूक्लियस का क्या मतलब है, आराम से सुनो। न्यूक्लियस का मतलब ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को काटे। प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को काटने वाला, आरएनएज मतलब आरएनए को काटने वाला, डीएनएज मतलब डीएनए को काटने वाला, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला, यानी डीएनए आरएनए दोनों को काट सकता है, लेकिन इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूक्लियस जो स्पेसिफिकली आरएनए को काटता है। डीएनए और आरएनए का कोई मिक्सचर है, मुझे सिर्फ डीएनए चाहिए, मैं आरएनए को काट दूंगा, राइट, तो इट इज आरएनए न्यूक्लियस। डीएनए लाइगेज, डीएनए मतलब डीएनए आपको पता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, लाइगेज मतलब लाइगेट करने वाला, गले लगाने वाला, यानी डीएनए के दो टुकड़ों को जोड़ने वाला। ये डीएनए का एक टुकड़ा है, ये डीएनए का दूसरा टुकड़ा है। क्या यहां पर 3' OH फ्री होगा? डीएनए का एक टुकड़ा है तो एक साइड 5' एक साइड 3'। ये डीएनए का दूसरा टुकड़ा है तो एक साइड 5' एक साइड 3'। 3' और 5' के बीच में क्या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो कौन बनाएगा? आपका डीएनए लाइगेज। यही काम है आपका डीएनए लाइगेज का, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना। सेम इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स? नो। प्रोकैरियोट की डीएनए रेप्लिकेशन हम जो अभी पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट की है। यूकैरियोट की इज हाईली कॉम्प्लेक्स, वो आप एमएससी में कहीं जाकर पढ़ते हो, है ना। नॉर्मल चीजें आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में लगभग सिमिलर देखने को मिलती है, हायर लेवल पे चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं। तो हम जो पढ़ते हैं आपका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो आपका यूजुअली प्रोकैरियोटिक होता है जो हमारे सिलेबस में है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू दोस्त, लॉट्स ऑफ लव भाई, थैंक यू। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स प्लीज रिपीट। जैसे देखिए यहां पर डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं इस प्रकार से, ये डीएनए अब इतना खुल गया, ठीक है, ये डीएनए अब इतना खुल गया, ठीक है। यहां पर देखिए ये यहां तक आपका डीएनए था पैक्ड एकदम, ये यहां तक था और ये यहां तक था। अब देखिए यहां पर डीएनए लगातार बन रहा है, एकदम रेगुलर लीडिंग स्ट्रैंड। जितना डीएनए खुलता जाएगा उतना ही ये लीडिंग स्ट्रैंड बनता जाएगा। लेकिन यहां पर अभी डीएनए इतना खुला है तो इतना ही आपका लैगिंग स्ट्रैंड बना। ये आपका पहले बन ही चुका था, डीएनए इतना खुला है तो इतना आपका लैगिंग स्ट्रैंड बना। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, इन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, क्योंकि इन फ्रेगमेंट्स के बारे में जिन्होंने बताया था उन साइंटिस्ट का नाम ओकाजाकी था, ठीक है। तो यहां पर ये छोटे छोटे टुकड़े, अब डीएनए इतना खुला, यहां तक खुल गया आपका डीएनए, तो इतना टुकड़ा और बन गया, तीसरा ओकाजाकी फ्रेगमेंट इतना खुला, इतना और बन गया, चौथा ओकाजाकी फ्रेगमेंट इतना खुला, इतना और बन गया, 5वां ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इन सबको जोड़ के इनके बीच में बॉन्ड कौन बनाएगा? वही डीएनए लाइगेज। इनके बीच में बॉन्ड बना करके एक कंप्लीट स्ट्रैंड आपका बन जाएगा, एक कंप्लीट स्ट्रैंड आपका बन जाएगा, है ना। और ये वाला लगातार बढ़ ही रहा है इस दिशा में, ये आपका कंप्लीट स्ट्रैंड है ही, इसको लाइगेज की मदद से जोड़ के एक कंप्लीट स्ट्रैंड फिर बना देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? दोनों स्ट्रैंड पूरे पूरे बन जाएंगे। सर वाई आरएनए प्राइमर? भाई डीएनए प्राइमर ही अगर लगा दोगे, डीएनए की ही तो सारी की सारी प्रॉब्लम थी भाई। डीएनए का पहला न्यूक्लियोटाइड अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते तो कर ही देते। हमको OH चाहिए आपका किसका? एक डिफरेंट मॉलिक्यूल का, जो कि है आरएनए। भाई अगर ये OH डीएनए के ही एक मॉलिक्यूल का होता, है ना, डीएनए के ही एक न्यूक्लियोटाइड का होता, तो आपको क्या पता है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड यहां लगाना है? समझ लीजिए यहां A है,
इसके सामने मुझे टी लगाना है, तो मैं टीटीपी लेकर आया, पर इस टीटीपी लगाने के लिए तो मेरे पास OH है ही नहीं, पहला ही मैं नहीं लगा पा रहा हूं डीएनए का, तो प्राइमर में किसी और चीज का ही ऐड करूंगा ना, मैं आरएनए का प्राइमर इसीलिए ऐड कर रहा हूं कि इसको मैं बाद में रिमूव कर पाऊं। मुझे सिर्फ और सिर्फ OH से मतलब है ना, जिसके बाद मैं डीएनए बनाना शुरू कर सकूं। तो ये OH किसका होगा, आरएनए का होगा, तो बेटर है, राइट। भैया हेलिकेज एक बार फिर से समझा दो, हेलिकेज फिर से समझा देंगे। कहां है भैया हमारा रनर, कहां चला गया? ये देखिए, ये जो चेन है दिस इज हेलिकेज, ठीक है। हेलिकेज मतलब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये डीएनए हेलिक्स कहलाता है। हमने जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो इस स्ट्रक्चर के मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। इसमें दो हेलिक्स होती हैं आपस में जो जुड़ी हुई हैं डीएनए के दो स्ट्रैंड, इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करने वाला एंजाइम क्या है, हेलिकेज। जैसे जैसे चेन नीचे की साइड मूव कर रही है, ऊपर की साइड आपके स्ट्रैंड सेपरेट होते जा रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंड बन गए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, दिस इज कॉल्ड एज हेलिकेज, राइट। ये जो चेन है ये आपके हेलिकेज कहलाती है ना। सर आफ्टर प्राइमर कौन सा एंजाइम आएगा, प्राइमर लग गया, 3' OH मिल गया, उसके बाद आपको एक एक करके उस 3' OH पे नए नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करने हैं, न्यूक्लियोटाइड ऐड करने हैं, यानी पॉलीमराइजेशन हो रही है, डीएनए बन रहा है, तो कौन सा एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। तो प्राइमर के बाद आएगा आपका पॉलीमरेज। थैंक यू दिनेश भाई, लॉट्स ऑफ लव। वीडियो कॉल करो सर, आज तो नहीं यार, थोड़ा सा टाइम है सर, लिटिल कंफ्यूजन इन द टॉपिक, एनिमेशन वाज क्लियर, कोई बात नहीं यार, दोबारा और क्लियर हो जाएगा। एनिमेशन प्लीज भेज दो, मैं कुछ करवाता हूं कि अलग से भी मैं इसको ऐड करवा पाऊं, है ना। डायग्राम में स्पेस नहीं बचा, अलग से लिखवा देना पॉइंट्स, कल मैं लिख करके ले आऊंगा, आपको अलग से नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। ओके सर, थोड़ा बड़ा लिखिए यार, ये तो एक यूनिवर्सल समस्या है ना। चलो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगी, तो एक बहुत बड़ा डीएनए है, तो आपको अलग अलग छोटे छोटे डीएनए के टुकड़े बनाने पड़ेंगे, तो मल्टीपल ओरिजिन्स होंगे, प्रोकैरियोट में एक बार में ही रेप्लिकेशन हो जाएगी। यार ये कैलकुलेशन है ना, जितना होता है उससे थोड़ा कम ही चलता है, राइट। तो अगर ठीक से नहीं भी आ रहा 2000 तो 2000 के आसपास ही होता है, आपको ये याद करना है, एकदम नीट में सेम सवाल पूछा जाता है, राइट। दोबारा समझा देंगे आदर्श भाई, डोंट वरी, है ना। स्पीड बोथ साइड सेम होगा क्या, देखो बीच बीच में ब्रेक लगते रहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड में लीडिंग स्ट्रैंड बढ़ता रहेगा, लेकिन जब एंड में लाइगेज की मदद से जब एक स्ट्रैंड में प्रूफ रीडिंग चल रही है, दूसरे को जोड़ रहे हो आप, तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पर खत्म हो जाते हैं, राइट, ऑलमोस्ट सेम टाइम पर खत्म हो जाते हैं। सर एटीपी से ही क्यों एनर्जी लेते हैं, टीटीपी जीटीपी यूटीपी से क्यों नहीं, बहुत अच्छा सवाल है गोल्डन हंटर, बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो चीज आई थी एज ए एनर्जी करेंसी वो एटीपी थी, तो हमारे सारे एंजाइम किसको यूज करने लगे एज ए एनर्जी करेंसी, एटीपी को। बाद में हमारे एंजाइम जो है वो चेंज ही नहीं हुए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, एक चीज जिसको आप यूज करने लग जाते हो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो इवोल्यूशन के दौरान ही, ये इवोल्यूशन का सवाल है वैसे, इवोल्यूशन के दौरान हमारे एंजाइम कुछ इस तरीके से ढल गए कि वो एटीपी को प्रायोरिटी देते हैं, एनर्जी कोई भी दे सकता है, लेकिन हमारे एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स है वो कुछ इस तरीके से बन गई कि एनर्जी लेने के लिए वो एटीपी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले वो आया था, पहले से ही उसका एज ए एनर्जी करेंसी यूज हो रहा है। बाकी हमारे कुछ एंजाइम्स अभी भी जीटीपी के लिए एक्टिव हैं, तो एटीपी जीटीपी हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, राइट, क्योंकि दोनों के दोनों किससे बने हुए हैं, प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस से, एड्रेनिन और ग्वानिन दोनों जो हैं प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस से आपके बने हुए हैं, तो उस हिसाब से हमारे एंजाइम की शेप आ गई है कि वो इनसे एनर्जी उठाना पसंद करते हैं रेदर देन टीटीपी यूटीपी एंड सीटीपी, ये बात है। सर लाइगेज दोनों स्ट्रैंड में बनेगा ना, देखो लाइगेज दोनों स्ट्रैंड में आएगा, एक स्ट्रैंड में आएगा बहुत एविडली छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए, और आपका दूसरे स्ट्रैंड में लीडिंग स्ट्रैंड में सिर्फ और सिर्फ आपका आरएनए प्राइमर जब हटेगा एक्सोन्यूक्लियस से, तो वहां पर नया जो डीएनए बनेगा छोटा सा टुकड़ा सिर्फ प्राइमर की पोजीशन पे उसको जोड़ने के लिए आएगा। तो लाइगेज का काम मेन लैगिंग स्ट्रैंड में है, आएगा दोनों जगह, लेकिन लीडिंग स्ट्रैंड में थोड़ा कम काम है, क्योंकि एक ही पूरे के पूरे सिंगल गो में आपका पूरा स्ट्रैंड बन गया है, तो वहां पे काम थोड़ा सा कम है। लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें बहुत सारे टुकड़े हैं, उसमें काम कंपैरेटिवली ज्यादा है, दोनों ही जगह पर आपका लाइगेज देखने को मिलेगा। क्लियर है सर, थैंक यू भाई, थैंक यू। फॉस्फेट का समझ नहीं आया फिर बढ़ा देंगे, डोंट वरी, जितना बोलोगे उतना समझा देंगे, राइट, नो डाउट, एकदम क्लियर। देखो वही कह रहा हूं ना मैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, है ना, कईयों को एक बार में ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, और कई बच्चों को जहां पर थोड़ा सा सेल साइकिल के कॉन्सेप्ट सिले हुए हैं उनको थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, पर हम लोग आराम से समझते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। कल अगर हम फिर से डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ें तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है।
चलो, कल अपने डाउट्स लेकर के आना फॉर दिस टॉपिक। जितने भी डाउट्स हैं आज मैंने जो पढ़ाया उसमें से जितने भी डाउट्स हैं सारे लेकर के आना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बोल रहा हूं, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक ही ऐसा है, जो टॉपिक ही खत्म होता है एकदम, उसमें हम टीचर खुद भी आपको सपोर्ट करते हैं कि अगर वो नहीं समझ में आया एक बार में तो उसमें आपका फॉल्ट नहीं है। मैं पूरा फॉल्ट अपने ऊपर लेता हूं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरी कोई ना कोई कमी रही होगी आज, जिसको मैं कल एकदम अच्छे तरीके से पूरा कर दूंगा, बढ़िया तरीके से आपको समझा दूंगा। यह गारंटी है कि कल आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आएंगी। आज आप मान लीजिए कि आप थोड़ा सा कुछ टर्म से रूबरू हो गए, आपको प्राइमेज का नाम सुनने को मिला, हेलिकेज का नाम सुनने को मिला, पॉलीमरेज का नाम सुनने को मिला। बस ये सोच लीजिए कि आज आपने कुछ नाम याद किए, थोड़ा बहुत 10-15% को समझ में आया तो वेल एंड गुड, कई बच्चों को 100% आ गया, वेल एंड गुड। ये मेरी दिक्कत है कि अब मैं इसको आपके सामने कैसे रखता हूं, और मैं बहुत अच्छे तरीके से रखूंगा। आप किसी भी मॉड्यूल, किसी भी टेस्ट सीरीज, कोई भी PYQ आराम से सॉल्व कर पा रहे होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। चिल रहो, शांत रहो, आराम से लेक्चर देखते रहो और लेक्चर के अंदर ही सारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, टाइम हो चुका है हमारा और नेक्स्ट क्लास के लगभग 7 मिनट बचे हुए हैं, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप एक चाय वाय पिए, है ना, या फिर थोड़ा सा ब्रेक ले, एक गाना सुने बीच में 6-7 मिनट का, जिससे आपको थोड़ा सा आराम से एक गैप मिले एंड अल्टीमेटली हम लोग फिर आगे बढ़ रहे होंगे। करेक्ट? चलो, थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर। कल सारे डाउट्स लेकर के आएंगे और इस चैप्टर की धज्जियां उड़ा देंगे बहुत प्यार से। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।